अच्छा, अभी हमारे पास टोटल 9 अटेंडीज आ रहे हैं यहाँ पर। अगर आप लोग बाकी स्टूडेंट करते हैं जो आप लोगों के ग्रुप्स हैं या इस पे के मीटिंग को ज्वाइन कर लें, मे बी कॉन्फ्लिक्ट हो के मैम आमना जो है वो दूसरे टीम पर आप लोगों की क्लास ले रही थी और मेरी क्लास जो है वो इस वाली टीम पर होती है, ठीक है। जो फ्लूइड मैकेनिक्स का एक इंडिविजुअल मैंने टीम बनाई थी, तो मे बी इस वजह से अगर कुछ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया यहाँ पर क्लास को, तो उनको इन्फॉर्म कर दें कि यहाँ पर क्लास को ज्वाइन कर लें, ताकि हम फॉर्मली जो है वो लेक्चर को स्टार्ट कर सकें। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह आप लोगों की फिजिकल क्लास होगी, तो फर्दर हम डिस्कस तब कर लेंगे कि मज़ीद जो है वो कोर्स आउटलाइन में कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे और क्या सारी चीज़ें हम करेंगे। तो अभी इस हफ्ते जो 3 लेक्चर्स हैं उसमें मैं चाह रही थी कि एक प्रीवियस जो टॉपिक आप लोगों का चल रहा था उसमें से जो है वो मैं एक चैप्टर कंप्लीट कर लूँ, जितना या उसमें से पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। चैप्टर 5 की आज हम स्टडी करेंगे, बेयोंसी एंड स्टेबिलिटी का जो चैप्टर है। 2-3 मिनट मैं देख लेती हूँ, अगर कुछ स्टूडेंट्स मज़ीद ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं फिर स्टार्ट कर लूँगी फॉर्मली लेक्चर, और नहीं भी आते हैं तो भी, क्योंकि ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। 11 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं क्लास को स्टार्ट हुए। मिस कभी मिस इस वाले लेक्चर में क्लास होती है, कभी दूसरे वाले में। क्या कह रहे हैं बच्चे? मिस पहले तो क्लास वो दूसरे वाले चैनल में हो रही थी फ्लूइड्स की। हाँ, वो मैं इसीलिए मैंने कहा कि चैनल का फ़र्क है, तो आप अगर आपस में जो भी आप लोगों के कम्युनिकेशन का मीडियम है उसके थ्रू अगर स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट कर दें कि इस वाले चैनल पर आकर जो है ना ठीक है मैम, मीटिंग को ज्वाइन कर लें। पहले भी क्लासेस आप लोगों की जो मैंने ली थी वो इस चैनल पे ही ली थी, जो इंडिविजुअल एक फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से है। मिस जी बेटा मिस बोलें। आप चैप्टर 4 नहीं पढ़ाएंगे? चैप्टर 4 नहीं करा, ये कह रहे हैं? नहीं, मैम कह रहे हैं कि आप पढ़ाएंगी चैप्टर 4। मुझे फिजिकल क्लास होती है तो मैं फिर डिस्कस करती हूँ, क्योंकि इशू थोड़ा सा ये है ना कि अभी कोर्स आउटलाइन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो सॉर्ट आउट थोड़ा सा करना पड़ेगा, और जितना फास्ट आप लोग चल सकेंगे उतना मैं कोशिश करूँगी कि हम जो है वो मैक्सिमम कवर कर लें जो भी कोर्स आउटलाइन के अंदर चीज़ें हैं। ओके, तो आसानी हो जाएगी। चले हम एक काम करती हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। और अच्छा, इस अगेन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस चैनल पर आप लोगों के पास जो है वो सारा मटेरियल ऑलरेडी बहुत पहले से अपलोडेड है। जब फर्स्ट वीक के लेक्चर्स हुए थे उसके बाद से ही मैंने जो है वो इसके अंदर आप लोगों की बुक्स और कोर्स आउटलाइन, लेक्चर प्लान, टेंटेटिव, और इसके अलावा जो पहले प्रेजेंटेशंस थी, पहले लेक्चर की स्लाइड्स और सारी चीज़ें ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टिल अगर बुक्स या चीज़ें नहीं डाउनलोड की हैं तो वो कर लें, क्योंकि पहले मैं जो आप लोगों के मैंने लेक्चर्स लिए थे मैंने स्लाइड्स शेयर कर ली थी, लेकिन नाउ मैं आप लोगों से लेक्चर की स्लाइड्स शेयर नहीं करूँगी, और जब फिजिकल क्लास होगी तब भी तो सिर्फ क्लास में रन होंगी, तो आप उससे टॉपिक्स को नोट डाउन करके रखेंगे और बुक को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो जिनके पास बुक्स नहीं है, हार्ड कॉपी में भी आप ले सकते हैं, सॉफ्ट में, जैसे आपको कन्वीनियंट हो पढ़ना, लेकिन बुक आपके पास होनी चाहिए और आप लोगों को बुक को फॉलो करना है उसके साथ साथ, ठीक है। जहाँ से भी जिस भी बुक से मैं कवर करूँगी या जो भी सोर्स मैं यूज़ करूँगी लेक्चर के लिए, तो उस सोर्स को जाकर स्टडी करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लेक्चर रन होगा सिर्फ उसकी ऑनलाइन के लिए तो आपके पास ऑप्शन है कि वीडियो होगी, लेकिन जब फिजिकल क्लास होगी तो फिर आपके पास उसका भी शायद ऑप्शन ना हो, तो यू नीड टू बी प्रेजेंट इन द क्लास एंड नोट डाउन द टॉपिक्स जो भी क्लास में कवर किया जाएगा, ठीक है। और बुक को साथ साथ फिर फॉलो करना है। स्टिल सिर्फ 17 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर अटेंडीज में, तो अगर स्टूडेंट्स को आप लोग इन्फॉर्म कर दें तो ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि डबल लेक्चर है। कहीं मेरी कोशिश है कि आज से कल में जो है ना वो मतलब इन 3 लेक्चर्स में
मैक्सिमम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूंगी, ठीक है मैम? बाकी के स्टूडेंट्स शायद क्लास नहीं लेंगे। चलो उनकी मर्जी है, मैं कोई फोर्सफुली तो हम नहीं कुछ कर सकते। जस्ट इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का चैनल चेंज है। टीम्स पे जाकर अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स की टीम पर जो मौजूद है फ्लूइड मैकेनिक्स का चैनल, उस इसको पर बच्चों को बता दिया था जो मैम हमने ग्रुप में मैसेज दूसरे कर चैनल दिया है पे। सबको। ठीक है, अगर दे आर इन्फॉर्म तो pretty ओके। हम लेक्चर वैसे भी कंटिन्यू कर चुके हैं, वो जब भी ज्वाइन करेंगे साथ साथ आते जाएंगे, ठीक है। जी जी मैम। जो चैप्टर 5 है बेयोंसी स्टेबिलिटी का, राइट? जी मैम। अच्छा जी, अच्छा क्लास मुझे एक काम करें, या तो गिव मी जस्ट फ्यू मिनट्स, मैं इसको कनेक्ट कर लूँ। यहाँ किसी और की भी क्लास चल रही है, तो आई नीड टू, आवाज आ रही है या फिर मास्टर होंगे। जी क्लास आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मिस। और स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? यस। ठीक है, तो चैप्टर 5 है आज का टॉपिक, बेयोंसी एंड स्टेबिलिटी का। इससे पहले हमने लेक्चर 1 के अंदर सरफेस टेंशन की बात की थी। मैंने कहा था इससे रिलेटेड हम एक चैप्टर में इसकी स्टडी करेंगे जो कि चैप्टर 5 है। इसके अंदर हम बेयोंसी एंड स्टेबिलिटी की बात करेंगे। अब ये दोनों टर्म्स होती क्या है और इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं, ठीक है। जो कंटेंट है हमारे पास कि बेयोंसी एंड स्टेबिलिटी क्या होती है, एंड देन बेयोंड फोर्स क्या है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, और कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसमें मजीद एक दो चीज़ें मे बी एड ऑन हो कंटेंट, तो उसको मैं अपडेट कर लूँगी उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। बेयोंसी एंड स्टेबिलिटी, हमारे पास जो पहली चीज़ है इस चैप्टर में, यानी व्हाट इज बेयोंसी? इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ फ्लूइड टू एक्सर्ट अ सपोर्टिंग फोर्स ऑन अ बॉडी प्लेस्ड इन द फ्लूइड। अच्छा, इसमें क्या है कि हमारे पास दोनों चीज़ें साइमल्टेनियस होती हैं। जब आप किसी फ्लूइड का कांटेक्ट होता है किसी भी सॉलिड बॉडी के साथ, तो वहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। वो सॉलिड बॉडी खुद भी एक फोर्स एक्सर्ट करती है अपना, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में फ्लूइड भी
एक फोर्स उस पर एक्सर्ट करता है, ठीक है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ फ्लूइड की बात करेंगे तो वो बुयांसी होती है कि इट्स द टेंडेंसी ऑफ अ फ्लूइड टू एक्सर्ट अ सपोर्टिंग फोर्स ऑन अ बॉडी प्लेस्ड इन द फ्लूइड, ठीक है। लेकिन अगर हम इन टर्म्स ऑफ उस बॉडी की बात करेंगे तो वो फिर स्टेबिलिटी में आ जाती है कि इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी इन अ फ्लूइड टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर बीइंग टिल्टेड अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। आप किसी भी रैंडम बॉडी को रैंडम पोजीशन में अगर किसी फ्लूइड के साथ इन कांटेक्ट करते हैं तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि वो एक सर्टेन पोजीशन पर आकर स्टेबल हो जाती है। लाइक अगर आप कोई पानी का ग्लास लें या कोई पूल लें, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हैं, आप किसी भी एंगल से उसको डालें, जरूरी है वो उसी एंगल में रहे, ठीक है। आपने देखा होगा आप किसी चीज को वर्टिकली डालते हैं वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, हॉरिजॉन्टल डालते हैं वर्टिकल हो जाता है, टिल्ट हो जाता है। तो एक सर्टेन पोजीशन जहां पर आकर वो स्टेबल होता है तो वहां पर वो बॉडी खुद को स्टेबल कर लेता है उस फ्लूइड के साथ। इस दोनों पूरे प्रोसीजर में होता क्या है बेसिकली, हम इसको ये होता कैसे और हम इसको क्यों पढ़ते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट चीजें। पहली चीज ये कि ऑब्वियसली जब फ्लूइड का कभी भी किसी भी सॉलिड के साथ इन कांटेक्ट हो, एंड मैनी रीजंस ऐसा होता है, हमें रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो उस सूरत में उस बॉडी को किस तरीके से स्टेबल रहना है, किस तरीके से आपको अपनी रिक्वायर्ड डिजायर्ड पोजीशन चाहिए, तो हम इसके लिए इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम फिर दोनों तरह के फोर्सेस को, लाइक उसका इफेक्ट फ्लूइड पे क्या है या फ्लूइड का सॉलिड बॉडी पे क्या है, उन दोनों की फिर हम स्टडी करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारे पास कि देखें 3 तरह से बॉडी जो है ना वो आपकी कांटेक्ट करती है फ्लूइड के साथ, ठीक है। एक, अगर वो फ्लूइड के साथ कांटेक्ट करने के बाद उसको उसके ऊपर जो है वो फ्लोट करना है, ठीक है। वन कंडीशन वो फ्लोटिंग होती है, यानी उसके सरफेस पे रहेगी। सेकंड, आपके पास पोजीशन होती है कि जिसमें वो टोटली सिंक हो जाए, यानी बॉडी पूरी की पूरी फ्लूइड के अंदर मौजूद, ठीक है। और थर्ड एक कंडीशन होती है जिसमें वो पार्शली सबमर्ज होती है, यानी कुछ पार्ट उसका उसके ऊपर भी चाहिए होता है हमें और कुछ पार्ट उसका उसके फ्लूइड के अंदर चाहिए होता है। और तीनों ही कंडीशंस डिफरेंट सिनेरियोज में हमें डिजायरेबल होती हैं, ठीक है। अब जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल लें कि, और आपको है कि फ्लूइड के साथ कांटेक्ट की बात है तो ज्यादातर ओपन चैनल्स की बात होती है। अब पाइपलाइन के अंदर तो आप नहीं कर रहे होंगे ये कंडीशंस को अप्लाई। तो अगर आपके पास कोई पूल है या कोई वाटर बॉडी है बड़ी, समटाइम आपके पास क्या होता है कि आपको कोई चीज फ्लोट करनी होती है, जैसे पूल के अंदर आपके पास जो है वो टॉयज हैं बच्चों के या वो जो स्विमिंग रिंग्स हैं, इस तरह की चीजें वो फ्लोट करने के लिए चाहिए होती हैं। लेकिन अगर आप लार्ज बॉडीज की बात करें, जिस तरह हमारे पास शिप्स हैं या बोट्स वगैरह होती हैं, उनका क्या होता है कि कुछ पार्ट आपका लिक्विड फ्लूइड के अंदर मौजूद होता है और कुछ पार्ट हमारा सरफेस के ऊपर होता है, और उसको उस कंडीशन में स्टेबल रहना होता है उस सॉलिड बॉडी को। ऐसा नहीं कि आपका बोट पूरा का पूरा अंदर डूब जाए या पूरा का पूरा पानी पे रहे। शिप्स जो बड़ी होती हैं उसका एक सर्टेन पार्ट आपका समर्ज होता है, और जिस तरह सबमरीन है या डाइवर्स होते हैं उन सबको पानी के अंदर रहना होता है टोटली, ठीक है। सिंक कंडीशन होती है उनकी। तो डिफरेंट कंडीशन है उसके अंदर सॉलिड बॉडी ने कैसे खुद को मेंटेन रखना है, ठीक है, उन सब की हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो जो एक सबसे इम्पोर्टेंट और फैक्टर है इसके अंदर वो बायोन्सी से रिलेटेड बायोन फोर्स का होता है कि ठीक है कि अ बॉडी इन अ फ्लूइड वेदर फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड और माइट बी सिंक, तीनों ऑप्शंस हो सकते हैं इसमें, is buoyed up by a force equal to the weight of the fluid displaced, ठीक है। The buoyant force acts vertically upward through the centroid of the displaced volume. Initially आप यूँ समझ लें कि जब भी कोई बॉडी फ्लूइड के साथ कांटेक्ट करती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जितना उस बॉडी ने आपके पास जो है वो उसका अपना वेट होता है उतना वो फ्लूइड डिस्प्लेट करती है, यानी वो उतना फोर्स अप्लाई करती है। तो रिवर्स में फ्लूइड भी उसको उतना ही फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि एक फोर्स नीचे से आ रहा होता है और एक फोर्स वेट आपका लगा रही होती है। जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं तो वो बॉडी आपकी क्या होती है, एक स्टेबल कंडीशन में आ जाती है, ठीक है। सर्टेनली आप समटाइम कोई चीज पानी में डालते हैं, कोई प्लास्टिक का पीस है, कोई वुडन पीस है, तो समटाइम क्या होता है अगर आपने उसको वर्टिकली डाला वो कुछ हिस्सा अंदर चला गया उसका, लेकिन थोड़े टाइम में वो बाहर आके उसके ऊपर फ्लोट करने लगता है। आप एक लकड़ी का तख्ता
लें और उसको वर्टिकली पानी के अंदर डालें किसी पूल में या किसी टैंक में, ठीक है, आप यूँ स्ट्रेटली उसको एक फोर्स लगा के डाल दें तो आफ्टर फ्यू मिनट्स या कुछ टाइम के बाद वो जब बॉडी का फोर्स अगेंस्ट जो बियॉन्ड फोर्स लगेगा वो उसको अपवर्ड फ्लो जो है वो पुश करता है, और जो बॉडी का वेट है वो ऑब्वियसली आपको पता है वेट जो है वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करती है, तो वो उन दोनों फोर्स के साथ जब स्टेबिलिटी आती है तो वो एक सर्टेन कंडीशन में आपके पास वो पीस आ जाता है, इधर वो फ्लोट करने लगे, आपने वर्टिकल डाला था वो हॉरिजेंटली जो है वो, अगर आपके पास लकड़ी का तख्ता है तो आप देखेंगे कि वो हॉरिजेंटली सतह पर तैरने लगेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी बॉडी यूज की है और उस बॉडी का उसने क्या फोर्स अप्लाई किया था। तो इसके अंदर एक तो फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है यानी वेट के अगेंस्ट, सेकंड बॉडी का शेप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि अगर आप एक किस तरह का ऑब्जेक्ट है जो इन कांटेक्ट में कर रहे हैं, मतलब सेम मटेरियल का ऑब्जेक्ट का अगर शेप अलग अलग होता है उससे भी उसकी कंडीशन पे फर्क पड़ता है। वो हम आगे जाएंगे जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से रेगुलर और इरेगुलर शेप्स या बॉडीज जो है वो डिफरेंटली एक्ट कर रही हैं सेम वेट के अगेंस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर होता है कि ये अब आपको पता है वेट के अगेंस्ट तो आप फोर्स निकालेंगे कि वेट क्या होता है, एक फोर्स है हमारे पास, मास जो आपके पास जो वो ग्रेविटी के थ्रू आप इजीली निकाल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो फोर्स वो अप्लाई कर रहा है अगेंस्ट द वेट, लेकिन उसको जो डाउनवर्ड फोर्स जो फ्लूइड अप्लाई कर रहा है उसके अगेंस्ट में वो बियॉन्ड फोर्स कहलाती है। वो फोर्स आपके किसके इक्विवेलेंट होती है, अगर आप इस स्क्रीन पे देखें कि आपके पास जो स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड है और जो डिस्प्लेड वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड है, इन जितना वॉल्यूम उसने डिस्प्लेड किया है उस ऑब्जेक्ट ने वो बेसिकली वही वॉल्यूम होता है मोस्टली जो उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है। जितना सॉलिड ऑब्जेक्ट आपने उसके अंदर डाला है उतना वॉल्यूम समझ लो उसने ऑक्यूपाई कर लिया, तो उतना वॉल्यूम का फ्लूइड उसने वहां से डिस्प्लेड कर दिया। तो इस वॉल्यूम को फ्लूइड के आप उस सॉलिड वॉल्यूम के साथ इंटरचेंज कर सकेंगे बहुत से केसेस में, ठीक है। और स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि डिफरेंट तरह के फ्लूइड्स होते हैं, हम सिर्फ वाटर की बात नहीं करेंगे, ठीक है। और मजे की बात अभी ऐसी एग्जांपल्स भी आएंगी आपके पास कि आपको ये लगेगा कि एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी उस ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टी तो सेम होगी ना, उसकी डायमेंशंस भी फिक्स है, उसका वेट भी फिक्स है, मटेरियल टाइप सब कुछ फिक्स है, लेकिन उसकी समर्ज अगर आप उसको अलग अलग फ्लूइड में कर रहे हैं तो नेचर ऑफ फ्लूइड से उसके ऊपर अलग अलग इफेक्ट है, किसी में वो फ्लोट कर रहा होगा तो किसी में वो पार्शली सबमर्ज होगा तो किसी में पूरा सिंक कर जाएगा। तो फ्लूइड की अपनी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस केस में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड है और उसके साथ जो भी उसके अंदर वो वॉल्यूम डिस्प्लेड कर रहा है इसका प्रोडक्ट आपके पास उस फोर्स के इक्विवेलेंट होता है जो कि फ्लूइड अगेंस्ट द बॉडी अप्लाई कर रही होती है, जिसको आप बायोन फोर्स कहते हैं, ठीक है। अगर ये चीज क्लियर है टास्क, तो मैं फिर आगे इसके कुछ प्रॉब्लम्स पे जाऊंगी। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मिस। ठीक है, स्क्रीन भी शेयर हो रही है आप लोगों को? यस मिस, श्योर हो रही है। ठीक है, बस आपको इस फोर्स का पता चल गया। अब हम जरा एक नज़र देख लेते हैं कि ये जो बायोंसी की प्रॉब्लम्स होती हैं वो किस तरह की होती हैं, उनको हम सॉल्व आगे किस तरीके से करेंगे। एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जब सॉलिड बॉडी का आपके किसी भी फ्लूइड के साथ कांटेक्ट होता है तो उस सूरत में वो बॉडी अपना एक सर्टेन वेट उसके ऊपर जो है वो अप्लाई करती है और उसके अगेंस्ट में वो फ्लूइड उस बॉडी पर कुछ फोर्स अप्लाई करता है। उन दोनों फोर्सेस के नतीजे में क्या चेंजेस आती हैं, क्या जो है वो सिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंस आती है और आफ्टर दैट सम टाइम किस तरह सिस्टम आपका स्टेबल होता है वो, क्योंकि हमें स्टेबल कंडीशन चाहिए होती है, ठीक है ना, कि फ्लोट करना है, सबमर्ज करना है, सिंक करना है, क्या कंडीशन है, तो वो हमें डिजायर्ड होती है। तो उस डिजायर्ड कंडीशन को अचीव करने के लिए आपको पता है कुछ चीज़ें तो फिक्स है, जैसे एक वेट जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक बियॉन्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन अब इसमें क्या होता है कि ये दोनों फोर्सेस तो आपके पास कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना। अब आप एक बॉडी है उसका एक सर्टेन वेट है, फॉर एग्जांपल 90 न्यूटन, अब आप बोले नहीं यार ये ना ऐसा करे 80 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करे, 90 में तो ये समर्ज हो जाएगा, इसके अंदर मुझे फ्लोट कराना है। तो अब क्या नेचुरली ये पॉसिबल है कि आप किसी के वजन में से बोले वो 90 न्यूटन उसका वेट है और लेकिन वो फोर्स 80 का अप्लाई करे? ऐसा पॉसिबल है?
नो हाँ क्लास बताएं। नो मैडम। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब जितना उसका वेट होगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा, वो उतना तो फ्लूइड डिस्प्लेड भी करेगा, ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि एक है उसका वॉल्यूम जो है वो आपका 5 मीटर क्यूब है, लेकिन वो वॉल्यूम उतना डिस्प्लेड ना करे, वो आप बोले नहीं यार ये ना 4 मीटर क्यूब में ही वॉल्यूम डिस्प्लेड हो, क्योंकि जितना वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, आपने देखा पीछे बियॉन्ड फोर्स भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट हो रहा है ना उसका। एफ भी आप देखें, वी जितना बढ़ेगा, जितना वॉल्यूम ज्यादा डिस्प्लेड हो रहा है, बियॉन्ड फोर्स उतनी ज्यादा अप्लाई होगी ना, फ्लूइड उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा उस बॉडी के अगेंस्ट। ऐसा ही है ना, मतलब यूं समझ लो उसको धक्का देगा कि भाई चलो निकलो, क्यों आ रहे हो मेरे अंदर। वो जितना फोर्स उसने दिया है उसको पोजीशन को होल्ड करने के लिए अगेंस्ट में उतनी फोर्स लगा रहा होता है कि आप वो पोजीशन ना ले, वो उतना वॉल्यूम ना डिस्प्ले हो। तो अब आप ये दोनों फोर्सेस क्या है, आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। जो बॉडी होगी, जितना वेट होगा, उस या जो शेप होगा, उसके अगेंस्ट में ये चीज तो होगी। अब इन दोनों फोर्सेस के बाद एक हम क्या चाह रहे हैं कि ये दोनों फोर्सेस लगने के नतीजे में, फॉर एग्जाम्पल वो बॉडी आधी समर्ज हो रही है और अब हमें उसको फ्लोट करना है, या हमें उसको पूरा सिंक करना है, लेकिन वो आधी जो है वो समर्ज हो रही है, आधी वो बाहर ही है, जो भी हमारी डिजायर्ड कंडीशन। तो ऐसी सूरत में हम फिर क्या करेंगे? क्लास इसको एक्सटर्नल सपोर्टिंग फोर्स शायद है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। मतलब अब ये दो फोर्सेस तो हमारे हाथ में नहीं रहे ना, ये तो दोनों अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। एक नेचुरली जो वेट है, जो उसका वॉल्यूम है, डिजाइन है, उसको हम नहीं चेंज कर सकते, वो भी एक फोर्स लगाएगा। उसके अगेंस्ट जितना वॉल्यूम है तो वो फ्लूइड भी उतना ही उसका बियॉन्ड फोर्स देगा। तो अब हमारी डिजाइन कंडीशन नहीं मिलेगी तो हम सर्टेनली क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। वेरी सिंपल एंड वेरी गुड आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के साथ इस बेयोंसी के प्रॉब्लम में एक तीसरी चीज भी होगी, और वो क्या होगी, एक एक्सटर्नल फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स ऊपर से भी लग सकती है कि आपने उसको पूरा सिंक कराना है, या नीचे से भी लग सकती है कि भाई उसको पूरा फ्लोट कराना है। अब ये तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ऐसा ही है ना। अब एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन से लगानी है और कितने अमाउंट की लगानी है, देखिए ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेयोंसी के प्रॉब्लम में क्या होगी, आपने दो चीजें नोट करनी। एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि देखिए जो पिछली दोनों फोर्सेस है वो तो डिफाइन है, वेट अगेंस्ट द ग्रेविटी, यानी ऊपर से नीचे आ रही होगी, सॉरी इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी होती है, तो वो हमेशा डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा होगा। बियॉन्ड फोर्स उसका चूंकि ऑपोजिट होता है, तो वो यकीनन अपवर्ड अप्लाई हो रहा होगा। तो ये दो फोर्सेस की तो डायरेक्शन आपको डिफाइन हो गई है, लेकिन और इनका अमाउंट भी डिफाइन है। अब जो तीसरी चीज है, यानी आपकी जो एक्सटर्नल फोर्स है, उसकी भी ये दोनों चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी कि कितना अमाउंट लगाना है फोर्स का और किस डायरेक्शन से लगाना है, ऊपर से नीचे लगाना है, नीचे से ऊपर लगाना है, साइड से लगाना है, क्या करना है। तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड बोथ आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर बेयोंसी इंस्टेबिलिटी। मैम क्वेश्चन है। जी बेटा बोले। मैम अगर डेंसिटी चेंज करनी है तो फिर ये एक्सटर्नल फोर्स की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप डेंसिटी कैसे चेंज करेंगे? मैम वो टेम्परेचर भी डिपेंड करती है और डिफरेंट फैक्टर्स हैं उसके चेंज कम या ज्यादा नहीं, मैं करने तो के। सॉलिड बॉडी की बात कर रही हूँ ना बेटे। वॉल्यूम तो सॉलिड बॉडी डिस्प्लेट कर रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल एक आपने बोर्ड बनाया हुआ है, किश्ती बनाई हुई है, उस किश्ती का आपने जो है वो 60% ऊपर रखना है, 40% उसका जो बेस है वो आपका पानी के अंदर रहेगा, तो वो आपकी स्टेबल रहेगी और चलेगी। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? सॉलिड ऑब्जेक्ट का तो वॉल्यूम भी एक डिजाइन होता है और उसका वेट भी फिक्स है, और उस सूरत में वो जितना वॉल्यूम डिस्प्लेट करेगा और जितना वेट के अगेंस्ट फोर्स देगा, वो आपका उसके अगेंस्ट उतना बियॉन्ड फोर्स आपका लिक्विड जो है वो या जो भी फ्लूइड होगा वो उस पर अप्लाई करेगा। तो उसको वहां पर स्टेबल रखने के लिए सर्टेन कंडीशन में आपको क्या चाहिए होगी, कि एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगी। कुछ जगहों पे हम कर सकते हैं, जैसे अगर आपके पास ऑप्शन अगर हो कि एक क्यूब है उसको सर्कुलर कर ले, सेम वेट और सेम मटेरियल का, क्योंकि देखिए मटेरियल भी बहुत वेरी करता है। आपको पता है प्लास्टिक डालेंगे पानी में वो तैर जाएगा, लेकिन उसकी जगह पे आप कोई स्टोन डालेंगे वो अंदर चला जाएगा। दोनों का आप वेट सेम भी रख सकते हैं, 10-10 ग्राम ले या 50-50 ग्राम का आप एक दोनों ऑब्जेक्ट ले, तो शेप भी दोनों का सेम रख ले फॉर एग्जाम्पल। लेकिन आपको क्या लगता है
उसमें से स्टोन और एक प्लास्टिक हो और आप दोनों को वाटर सरफेस पे रखेंगे तो क्या होगा उससे? एक सिंक करेगा, एक फ्लोट करेगा ना, ऐसा ही है। यस मिस। ठीक है, लेकिन अब आप ये चाहेंगे कि मेरा दोनों ऑब्जेक्ट जो है ना वो सिंक कर जाए, फ्लोट ना करे, तो आप ऐसी सूरत में क्या करेंगे प्लास्टिक के साथ? फोर्स अप्लाई करेंगे उस पर, क्योंकि जो शेप है डिजाइर्ड आप वो नहीं चेंज कर सकते। फॉर एग्जांपल कोई पैलेट है, कोई प्लेट साइज है, कुछ भी है, मतलब जो आपका डिजाइर्ड शेप है और जो मटेरियल है उसका एक सर्टेन वेट है, उसके बाद अगर आपके पास उसको चेंज नहीं कर सकते तो अल्टीमेटली आपको फोर्स अप्लाई करना होगा। तो हम आगे देखेंगे कुछ बॉडीज की शेप्स का भी इफेक्ट आएगा, रेगुलर शेप्स हैं, इरेगुलर शेप्स हैं, उनका वेट वेरिएशन है, फ्लूइड की वेरिएशन है। आगे चलते हैं इस चैप्टर में तो देखते हैं और क्या क्या चीजें। सही है, अभी हम ये देखते हैं कि इनके प्रॉब्लम्स को आपने अगर सॉल्व करना है तो उसका एक प्रोसीजर आपके बुक में भी डिफाइन है। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि आपके पास बयान्सी के प्रॉब्लम्स को आपने करना क्या होता है। सबसे पहले डिटरमिन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, कि डू यू वांट टू डिटरमिन अ फोर्स, वेट, वॉल्यूम और स्पेसिफिक वेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट, जो अभी हम ये बातें कर रहे थे ना कि प्रॉब्लम में मसला क्या है। आपको वो जरूरी नहीं कि सिर्फ फोर्स ही निकालना हो, किसी चीज का वेट अगर आगे पीछे करने से कोई चेंज आ रहा है या उसके वॉल्यूम को चेंज, जैसे मैंने बताया था ना कि भाई स्क्वायर नहीं बनाए, उसको सर्कुलर अप राउंड कर लें, ठीक है, क्यूब्स बना लें या रेक्टेंगुलर कर लें, ट्राइंगुलर कर लें, इरेगुलर कर लें, तो शेप्स से भी फर्क पड़ता है, पड़ेगा आगे हम जब पढ़ेंगे। या उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, मतलब आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इस प्रॉब्लम के अंदर हमने किस चीज पे वर्कआउट करना है, क्या हमसे मांग रहा है, या किस चीज को डिजाइन करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, सेकंड, आपने ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द फ्लूइड, शो ऑल द फोर्सेस दैट एक्ट ऑन द फ्री बॉडी in the vertical direction, including the weight of the body, the buoyant force, and all external forces. If the direction of some force is not known, assume the most probable direction and show it on the free body. अच्छा, यहाँ पर क्या है, अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर हम उसको पहले इनिशियल लेवल पर हम क्या करेंगे कि फोर्सेस के लिए हम वर्टिकल डायरेक्शंस को यूज करेंगे। ठीक है, तो वर्टिकल में हमारे पास अपवर्ड और डाउनवर्ड की कंडीशन बचती है। इसको यूं समझ लें कि अगर आप सरफेस से ऊपर अप्लाई करेंगे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो उसको भी हम फिलहाल अपवर्ड कंसीडर करेंगे। अगर हम सरफेस से ब्लो अंडर वाटर यूज करेंगे तो हम उसको डाउनवर्ड कह लेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल इनिशियल लेवल पे दोनों को वर्टिकल फोर्सेस में रखेंगे। ठीक, और उस इसमें करना क्या है कि आपने उस जो भी आपको कंडीशन गिवन है उसको एक जो है वो डायग्राम में कन्वर्ट करना है ताकि आपको आसानी रहे उसको सॉल्व करने में, और देन उस पर जो जो फोर्सेस है उसको मार्क आउट कर लेना है। अच्छा, एक बात आपको और पता होनी चाहिए कि बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट में तभी आएगी जब उसके ऊपर सम ऑफ द फोर्सेस जो होंगे वो जीरो हो जाएंगे। ये तो एक नॉर्मल सी बात है ना, ये तो पता होनी चाहिए कि कोई भी बॉडी अगर आपकी एक स्टेबल कंडीशन में तब आती है जब उसके ऊपर अप्लाइड फोर्सेस जो है वो आपके पास उसका समेशन जीरो होता है। फोर्सेस जीरो नहीं होते, उनका समेशन जीरो होता है। ठीक है, जैसे अगर एक कुर्सी भी कमरे में रखी हुई है, दूर से आपको लगेगा कि ये स्टेशनरी रखी हुई, लेकिन होता क्या है, वो अपना एक सर्टेन वेट अप्लाई कर रही होती है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर लग रहा होता है, लेकिन उन सब का सम जीरो होता है, इसलिए वो अपनी जगह पर स्टेबल होती है। अनटिल अनलेस को कोई आता है पीछे से उसको खींचता है, इसका मतलब उसने एक मजीद एक्सटर्नल फोर्स लगाई जिसने उसका सम डिस्टर्ब कर दिया, तो वो बॉडी आपकी मूव हो गई। समटाइम क्या होता है, अगर भारी टेबल है, ठीक है, कमरे में कोई बहुत बड़ी मीटिंग टेबल रखी हुई है, आपको बोले कोई अकेले इसको खींचो, आप अपनी पूरा फोर्स लगाएंगे लेकिन टेबल नहीं हिलेगी। इसका मतलब कि जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं कर रही। अनटिल अनलेस के इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इतना होगा तो वहां पर कुछ चेंज आएगा। तो उसके लिए अब हमें क्या है कि यहाँ पर रिवर्स स्टोरी है, हमें किसी भी पोजीशन में स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी का मतलब है कि उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस एक्ट करेंगे, ठीक है, एक तो हमें पोजीशन पहले मेंटेन करनी है, उस पोजीशन के लिए यू नो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई सबमर्ज रखना है, सिंक करना है, फ्लोट कराना है, पहले उस पोजीशन के लिए आपने एक अमाउंट ऑफ द फोर्स चाहिए। ठीक है, समटाइम नहीं भी चाहिए होता है, लेकिन आप उसको जीरो कर लेंगे कैलकुलेशन के बाद, लेकिन आपको ये पता है कि भाई वेट एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है
बियॉन्ड फोर्स अपवर्ड लग रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स है जो उस पोजीशन पे जो आपको डिजायर्ड है आप उस पर अप्लाई करेंगे। अब उसकी एप्लीकेशन के बाद उन सब का सम ऐसा होना चाहिए कि वो जीरो हो, ताकि वो उस पोजीशन पे जो आपको डिजायर्ड है उसके ऊपर वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो ये हम इस कंडीशन को आगे यूज करेंगे कि जो सम ऑफ द फोर्सेस है ना दैट शुड इक्वल टू जीरो। फिर इसके अंदर रख के इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे फर्दर। अब क्या है कि हमारे पास सॉल्व फॉर द डिजायर्ड फोर्स, वेट, वॉल्यूम, अच्छा जो भी उसमें से हमें डिजायर्ड होगा, जो अननोन होगा, जिसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी होगी, इस पेज पे आपके पास थोड़े से ना ये रिलेशनशिप्स गिवन है, कुछ फॉर्मूलाज हैं कि ये चीज इसके इक्विवेलेंट होती है, ये इसके इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, अच्छा स्पेसिफिक वेट के लिए मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में भी बताया था कि आपके पास जैसे आपको पता है मास किसी बॉडी का मैटर कंटेंट होता है, वेट मास इनटू ग्रेविटी। अगर आप स्पेसिफिक वेट की बात करते हैं तो मास पर वेट पर यूनिट वॉल्यूम की बात होती है। अब वॉल्यूम को अगर आप चेंज कर लेते हैं, वॉल्यूम किसके बराबर होता है कि भाई मास इनटू डेंसिटी के, तो वहां पर आप उसको वॉल्यूम की जगह वो रख के उसको जो है वो उसकी डेंसिटी या ग्रेविटी के साथ भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो वो सारे, क्योंकि होता क्या है कि किस वक्त कौन सा डाटा मौजूद हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप चीज़ों को किस तरीके से इंटरलिंक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो फॉर्मूले में आपके पास टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, अगर कहीं स्पेसिफिक वेट लिखा हुआ है तो भाई डायरेक्टली स्पेसिफिक वेट ही गिवन, वो अलग अलग और चीज़ें दे सकते हैं, आप उससे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? बाकी ये चीज़ें लिखी हुई, ये चीज़ें आपके बुक के अंदर भी मौजूद हैं, तो अगर आप बुक को भी फॉलो करेंगे तो उसके अंदर ये सारे रिलेशनशिप्स गिवन है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कंडीशन खुद ही बता दी है कि अगर एवरेज स्पेसिफिक वेट लेस होगा उस ऑब्जेक्ट का फ्लूइड से, तो ऑब्वियसली वो आपके पास फ्लूइड क्या करेगी, सबमर्ज हो जाएगी। और अगर स्पेसिफिक वेट आपका ज़्यादा होगा तो वो फिर सिंक हो जाएगी। जाहिर बात है ज़्यादा वजन की चीज़ें मोस्टली वो सिंक हो जाती हैं अनटिल अनलेस के उसका मटेरियल या जो भी आप मटेरियल के अगेंस्ट उसकी कैलकुलेशन करेंगे वो आपको बताएगी कि क्या कंडीशन है। अच्छा, एक चीज़ होती है न्यूट्रल बायोन्सी। न्यूट्रल बायोन्सी occurs when a body stays in a given position whenever it is submerged in a fluid. An object whose average specific weight is equal to that of the fluid is neutrally buoyant. अच्छा, समटाइम क्या होता है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं उस पर कोई और फोर्स नहीं लगाते, लेकिन आपको जो कंडीशन रिक्वायर्ड होती है वो खुद ब खुद ही आ जाती है। इसका मतलब वहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, तो उसमें जितना फ्लूइड ने वेट के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई किया होता है, जो डिस्प्लेड किया होता है वॉल्यूम, उतना ही इक्वल अमाउंट में फ्लूइड ने बियॉन्ड फोर्स लगाया होता है। वो दोनों एक दूसरे को क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट करके जो सम ऑफ द फोर्सेस हैं वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो न्यूट्रल बायोन्सी होती है, कोई एक्सटर्नल फोर्स के बगैर ही आपके पास क्या होती है, आपको डिजायर्ड कंडीशन मिल जाती है। और दिस इज ऑल्सो अ कॉमन प्रैक्टिस, मतलब ये कोई अनयूजुअल या बहुत ऐसी चीज नहीं है। जरूरी नहीं हर दफा हर केस में आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़े, लेकिन हमें ये पता होता है कि भाई मिस आवाज नहीं आ रही। यस मिस आवाज नहीं है। आवाज क्यों नहीं आ रही है? एक मिनट। सभी आ रही है। मैं ये कहती कि देखिए न्यूट्रल बायोन्सी भी एक चीज होती है, जैसे आप घरों में देख लें या कभी भी देख लें, कोई चीज आप पानी में रखते हैं और आप कहते हैं कि ये फ्लोट करे। जैसे अगर आपने एक प्लास्टिक की बोतल ली, उसको सरफेस पे रखा, या एक लकड़ी का पीस लिया, ठीक है, उसको सरफेस पे रखा और वो सरफेस पे स्टेबल हो जाता है फ्लोटिंग कंडीशन में। ठीक है, तो आपको जो कंडीशन रिक्वायर्ड होती है वो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई के आपको अचीव हो जाती है। ऐसा ही है ना। अब आप कहेंगे भाई हर दफा एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होनी चाहिए, लगी नहीं, हमें तो डिजायर्ड रिजल्ट मिल गया। तो इट इज ऑल्सो अ कॉमन प्रैक्टिस कि अगर आपके पास एक इक्वल अमाउंट में जो वेट अप्लाई कर रहा है बॉडी, ठीक है, उतना ही अगेंस्ट में बियॉन्ड फोर्स अप्लाई हुआ है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, तो सम ऑफ द फोर्सेज अगर जीरो हो गए तो इसका मतलब आपकी बॉडी स्टेबल हो जाएगी। इसको आप मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपकी बॉडी स्टेबल है, तो वहां पर किसी और फोर्स की जरूरत नहीं। या आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पर आपके एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी जीरो आ जाएगा। तो आपको समझ आ जाएगा कि इस बॉडी को अगर इस सर्टेन शेप या इस सर्टेन मटेरियल में रखेंगे तो बिना किसी एक्सटर्नल
फोर्स को अप्लाई किए ये स्टेबल होगी, तो वहां पर उसको न्यूट्रल बेयोंसी कहते हैं, क्योंकि आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं किया, वो एक दूसरे को खुद ब खुद ही न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, ऐसा भी होता है। और अगर डिजायर्ड पोजीशन नहीं मिल रही तो अल्टीमेटली आप फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ये बुक का एक सॉल्व प्रॉब्लम है, ठीक है, जो हम करेंगे कि अ क्यूब 0.50 मीटर ऑन अ साइड। अच्छा, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना होता है किसी भी कंडीशन की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास एक क्यूब की बात हो रही है, 0.50 मीटर एक साइड। अब आपको पता है क्यूब के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो अगर वन साइड दिया तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्योंकि आपको सॉलिड बॉडी का वॉल्यूम चाहिए होता है, राइट। तो क्यूब 0.5 मीटर ऑन अ साइड इज मेड ऑफ ब्रॉन्ज। अच्छा, सेकंड चीज, उसका मटेरियल इज आल्सो इंपॉर्टेंट, शेप एंड मटेरियल बोथ इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ऑफ ब्रॉन्ज हैविंग अ स्पेसिफिक वेट ऑफ 86.9 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ऑब्वियसली बात है कि देखिए ना, अगर 5 मीटर क्यूब का अगर ब्रॉन्ज है तो उसका स्पेसिफिक वेट कुछ और होगा। यहाँ गिवन, अगर नहीं भी गिवन हो तो आप किसी स्टैंडर्ड टेबल से ले सकते हैं। आयरन होगा तो कुछ और होगा, प्लास्टिक हो तो और होगा, वुड होगा तो कुछ और होगा। मतलब ये तो एक कॉमन सी बात है। तो इसका मतलब मटेरियल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑब्वियसली जो शेप है वो तो है ही। अच्छा, अब इसमें करना क्या है कि डिटरमिन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मैंने आपको कहा ना कि फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होता है एक सर्टेन पोजीशन, जो आपको डिजायर्ड पोजीशन को अचीव करने के लिए। तो डिटरमिन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द क्यूब इन इक्विलिब्रियम व्हेन कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर एंड इन मर्करी। ठीक है, अच्छा देखिए, कंडीशन में एक और चीज मैं आपको बता दूं कि एक चीज होती है हमारे पास जो है वो फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है कि बॉडी का सिर्फ एक जो साइड है वो साइड आपका इन कांटेक्ट होता है फ्लूइड के साथ। ठीक है, दूसरी कंडीशन होती है सबमर्ज की। सबमर्ज में आपके पास दो कंडीशंस होती हैं, एक बॉडी का पार्शियल पोर्शन आपका फ्लूइड के अंदर होता है, पार्शियल आपका बाहर होता है। अच्छा, एक होता है कंप्लीटली सबमर्ज। कंप्लीटली सबमर्ज में और सिंक में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, कंप्लीटली सबमर्ज का मतलब होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसका एक सरफेस फ्लूइड के सरफेस के साथ होता है। मतलब अगर आप कोई चीज पानी के जस्ट अंदर डालें, लेकिन जो जहां पर उसका सरफेस है यानी वो ऊपर तक मौजूद रहे, वो पानी के पूरे अंदर डूबे रहे, तो वो कंप्लीटली सबमर्ज कहलाता है। और एक सिंक होता है जब वो पानी के अंदर एक बहुत डेप्थ में, एक सर्टेन डेप्थ में चला जाए। दोनों में एक फर्क क्या है कि अगर आप लोगों ने प्रेशर के अंदर पढ़ा होगा, स्पेशली मैनोमीटर के अंदर, कि जितना फ्लूइड के अंदर आप जाते हैं, हाइट ऑफ द फ्लूइड जो है वो उतना ही प्रेशर आपके ऊपर एक्सर्ट कर रही होती है। प्रेशर डेल्टा पी होता क्या है, रो और एच। तो मतलब फ्लूइड तो सेम ही है, अगर पानी है, मर्करी है, ऑयल है, एक्स वाई जेड, स्पेसिफिक वेट तो उसका सेम होगा। लेकिन सबमर्ज से सिंक में वहां पर डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि सबमर्ज कंप्लीटली भी होगा लेकिन सरफेस के साथ ही उसका सरफेस लगा हुआ है अंदर, तो उसके ऊपर वाटर बॉडी का जो हाइट है उसके प्रेशर नहीं लग रहा है। लेकिन सिंक वाले में वो अगर 5 मीटर गया है, 10 मीटर गया है, 20 मीटर गया है, जितने मीटर अंदर जाता जाएगा उतना बॉडी का उसके ऊपर प्रेशर मजीद लग रहा होगा। ठीक है, तो एक जो प्रेशर भी क्या है, एक फोर्स है। हम यहाँ पर फोर्सेस की बात करें, अगर आप जैसे सबमरीन होती हैं या चलो वो बहुत ज्यादा अंदर होती है, आप जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं या इस तरह की चीज जो पानी के समझ लो 10 फीट अंदर या 15 फीट अंदर जाते हैं, तो उनको उस वक्त वहां पर स्टेबल रहने के लिए जो फोर्सेस को बैलेंस करना होता है उसमें वो एक वाटर का प्रेशर भी आ जाता है। ठीक है ना, जो हाइट की वजह से अप्लाई हो रहा होता है, तो वो चीज भी वहां इंक्लूड हो जाती है। तो हम जब इस कंडीशन को पढ़ते हैं तो क्योंकि हमें तो स्टेबिलिटी चाहिए ना बॉडी की, तो हम उस वक्त ये नहीं कहेंगे कि जो सबमर्ज है कंप्लीटली और जो सिंक है उन दोनों में डिफरेंस है। सबमर्ज में वाटर बॉडी ऊपर का प्रेशर नहीं लगा रही थी क्योंकि वो उसमें सरफेस जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वही है। लेकिन जब सिंक हो जाती है एक चीज, तो फिर सिंक में वो जितना अंदर गई होती है उतने डेप्थ का ऊपर से लेकर नीचे तक भी उस बॉडी के ऊपर फोर्स
अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है ना। और उसकी एक इजी सी कैलकुलेशन है रो एच, तो जो जिस टाइप का फ्लूइड होगा उसके स्पेसिफिक वेट के साथ जितना हाइट होगा वो आप प्रेशर निकालेंगे, बट दैट इज अ सेपरेट थिंग। तो यहाँ पर क्योंकि लिखा हुआ है कंप्लीटली सबमर्ज, इसका मतलब क्या है कि उस बॉडी को आप बिल्कुल वाटर के सरफेस के अंदर डाल देंगे कंप्लीटली। तो एक फ्लूइड आपके पास वाटर है, एक आपके पास मर्क्यूरी। अब वाटर का यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक वेट नहीं दिया हुआ, लेकिन चूंकि वाटर एक यूनिवर्सल आपका जो है वो सॉल्वेंट और एक सबसे ज्यादा अवेलेबल लिक्विड है, तो इसका डाटा आपको वैसे ही याद होना चाहिए। मतलब वाटर के लिए वोंट एक्सपेक्ट कि मैं आपको कभी उसकी डेंसिटी, उसकी विस्कोसिटी या उसका स्पेसिफिक वेट या स्पेसिफिक ग्रेविटी दूं। ये चीजें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, ठीक है। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस मिस। देखो तो वैसे कितने स्टूडेंट्स आए हैं इतनी देर से, तो पता भी नहीं चल रहा। अच्छा चले 19 स्टूडेंट्स हो गए हैं, बट स्टिल दे आर यू आर वेरी फ्यू हियर ना। और अटेंडेंस भी आप लोगों की लगेगी। 1 बजे मैं एक शीट डाउनलोड कर लूंगी ताकि पहले घंटे की अटेंडेंस हो जाएगी, और फिर 10 मिनट के बाद 1 घंटे की क्लास के बाद मैं एक शीट डाउनलोड कर लूंगी, तो वो सेकेंड क्लास की अटेंडेंस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा हम यहाँ पे क्या पढ़े थे, चले थोड़ा सा इसको फास्टली लेके चलता हूँ, मुझे लगता है फिर ये चैप्टर हो नहीं पाएगा। सबसे पहले जो प्रोसीजर वाला पेज है उसमें आप देखिए कि आपने पहले डिटरमिन करना है, ठीक है, प्रॉब्लम में क्या मालूम करना है। अभी आपको पता चल गया कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मालूम करना है, यानी कि नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में क्या करना है, फ्री बॉडी उसकी डायग्राम बनानी है, उस पर सारे फोर्सेस को शो करना है, ठीक है, ऐसा है। अब हमने क्या किया, एग्जाम्पल में 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट है वाटर का, दूसरा है मर्करी का। तो पहले पार्ट के हम एक फ्री डायग्राम बना लेते हैं। पहले वाले अगर आप इस क्यूब बॉक्स को देखें तो ये इन्होंने क्यूब बनाया है, इसके अंदर आपने एक सेंटर से नीचे की तरफ जो है वो फोर्स दिखा है जो कि वेट अप्लाई कर रहा होता है, उतना ही इक्वली बट ऑपोजिट डायरेक्शन में बायोन फोर्स होती है हमारे पास, जो कि एफ बी यहाँ पर नीचे मौजूद है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक तीसरा इन्होंने एक्सटर्नल सपोर्टिंग फोर्स रखा है। अच्छा एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन फिलहाल हमने अपवर्ड रखी है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि ये डायरेक्शन अपवर्ड हो, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों हो सकता है, ठीक है। वो आपकी कैलकुलेशन आपको बताएगी। जब आप एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट करेंगे, अगर वो फोर्स पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब जो डायरेक्शन आपने चूज किया था वो ठीक है, और अगर वो नेगेटिव आती है तो इसका मतलब आपने उसका जो डायरेक्शन चूज किया था वो ऑपोजिट होगा। यानी अगर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स अपवर्ड लगाई है तो इसका मतलब वो अपवर्ड नहीं डाउनवर्ड लगानी थी, या अगर डाउनवर्ड कंसीडर किए तो हो सकता है वो अपवर्ड लगानी हो। तो दैट आपको जो है ना वो कैलकुलेशन आपकी क्लियर करती है। अच्छा यहाँ पर ये अजम्पशन जो है वो हमने खुद ही से लिखा है कि मतलब ऑन द अजम्पशन दैट द ब्रॉन्ज क्यूब विल नॉट स्टे इन इक्विलिब्रियम बाय इटसेल्फ। हम ये अज्यूम करें क्योंकि वो पूछ रहा है कि आपको एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है, तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपको समझ आएगी कि इसका मतलब ये हुआ कि ब्रॉन्ज का जो क्यूब है वो इटसेल्फ स्टेबल नहीं हो रहा, इक्विलिब्रियम में नहीं जा रहा है, ठीक है। उसके जो ऊपर फोर्स वो अप्लाई कर रहा है, जो अगेंस्ट में फोर्स आ रही है, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रही, वो उस पोजीशन में जो हमें चाहिए कंप्लीटली सबमर्ज्ड पोजीशन में खुद को स्टेबल नहीं कर रहा है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपने करना है, तो हम स्टेप 2 से इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। एक मिनट, इसके लिए ना मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को बुक के साथ शेयर करती हूँ। मिस जी बेटा बोलें। मिस ये हमने अजम्पशन क्यों ली, क्योंकि इसमें कंप्लीटली सबमर्ज लिखा है इसलिए। हाँ अब हो सकता है कि आप ब्रॉन्ज को रखें तो वो अपनी वेट की वजह से आधा पानी में जाए आधा ना जाए, हो सकता है पूरा सरफेस पे रहे, या कितना जाएगा कितना नहीं हमें नहीं पता, लेकिन चूंकि ये कह रहा है कि सवाल इसने खुद ही ने पूछा है, ठीक है ना, क्वेश्चन का स्टेटमेंट खुद ही है कि डिटरमिन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द क्यूब इन इक्विलिब्रियम व्हेन कंप्लीटली सबमर्ज्ड, ठीक है। यानी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो थोड़ी देर में डूब के फिर उभर, कुछ चीजें होती है ना, आप एक उसको प्रेशर से पानी के अंदर फेंकते हैं तो वो कुछ अंदर तक जाता है, मतलब जितना आपने फोर्स उसको अप्लाई किया, ठीक है ना, और फिर वो वापस सरफेस पे आ जाता है, फिर आधा बाहर निकलता है आधा अंदर रहता है, जो भी उसकी कंडीशन होती है। जैसे अगर आप प्लास्टिक की जो पानी की बोतल होती है उसको आधा भर लें
और उसको जोर से पानी के अंदर फेंकें। अगर खाली बॉटल होगी तो वो आप जितने भी जोर से फेंकेंगे नॉर्मली वो सरफेस पे ही रहती है, वो अंदर नहीं जाती, सही है। लेकिन अगर वो आधी भरी हुई है और आपने एक फोर्स अप्लाई किया और वो अंदर थोड़ी देर चली गई, लेकिन उसके बाद क्या होगा, वो वापस आधी बाहर आ जाएगी, सही है। अब आप चाहेंगे कि नहीं भी मैं इस बॉटल को पूरा अंदर ही रखूं, इसका मतलब जो सर्टेन फोर्स है उसको मुस्तकिल अप्लाई करके रखना होगा एक सर्टेन डायरेक्शन से, ताकि आपको आपका सर्टेन या डिजायर्ड पोजीशन मिल सके। वही कंडीशन इसके साथ है। अब वो हमें नहीं पता ब्रॉन्ज का क्यूब जो है अगर आप पानी पे रखेंगे या मर्क्यूरी पे रखेंगे तो वो क्या सिचुएशन देगी, पर ये कह रहे हैं कि उसको कंप्लीटली सबमर्ज कराने के लिए एक सर्टेन फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालें। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई फोर्स चाहिए ही हुई, और अगर नहीं चाहिए हुई तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन में जीरो आ जाएगा। अगर कहीं पर ऐसा हो आपको कोई फोर्स निकालने के बोले और आप कैलकुलेट करें वो जीरो, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर न्यूट्रल बायोंसी एक्ट कर रही होगी, जितना वो डिस्प्ले कर रहा है वॉल्यूम उतना ही जो है वो बियॉन्ड फोर्स है, और वो दोनों एक दूसरे को इक्वल करके जो है वो कैंसिल आउट कर रहे हैं, उनका समेशन जीरो हो रहा है क्योंकि दोनों का साइन ऑपोजिट होता है। तो वहां पर वो चीज स्टेबल हो गई, तो वहां पे न्यूट्रल बायोंसी होगी, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड जीरो आ गया। लेकिन जब अगर आप सॉल्व करते हो वो जीरो नहीं आता, इसका मतलब वो कोई क्वांटिटी है और वो फिर फोर्स अप्लाई हो रही है। वेरी सिंपल सी चीज है, आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे वो आपको सारी चीजें खुद ब खुद ही बता देगा, ठीक है। तो 2 मिनट अजान हो रही है क्लास, तो हम यहाँ पर 2 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, जब तक अटेंडेंस डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा चलें, अब इसके अंदर हमने करना क्या है कि आपने बात हुई की कि ये डायग्राम बना ली, इसको सारी चीज़ें इसको पर इंडिकेट कर ली। अब हमने करना क्या है कि द इक्वेशन शुड लुक एज के हमने अज्यूम ये करना है कि जो सम ऑफ द फोर्सेस इस पे एक्ट करेंगे वो जीरो होंगे, तो ही बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में आएगी, ठीक है। अब वो फोर्सेस क्या क्या है कि आपके पास जो बियॉन्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है, और जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है और जो वेट है इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि वो जो सारे फोर्सेस जो अपवर्ड लग रहे होते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है, वो पॉजिटिव होते हैं, और जो उसकी डायरेक्शन में लग रहा होता है जैसे वेट है डाउनवर्ड जा रहा है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि हमने इस पिक्चर के अंदर फिलहाल एक्सटर्नल फोर्स को भी अपवर्ड लिया है, ये हमने खुद से अज्यूम किया है। अगर आगे कैलकुलेशन में जाके एंड रिजल्ट नेगेटिव आया तो इसका मतलब हमारी असम्पशन गलत थी, सही है। बकिया ये दोनों की पोजीशंस तो फिक्स हैं। वेट आपको पता है वो डाउनवर्ड ही जाएगा तो वो माइनस डब्ल्यू ही होता है, बियॉन्ड फोर्स अपवर्ड ही जाएगा तो वो हमारे पास पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव एफ नेगेटिव डब्ल्यू के साथ एफ ई को हमने अभी खुद से पॉजिटिव लिया है। अच्छा, अब यहाँ पर इस इक्वेशन को आप रीअरेंज कर लें। अब होता क्या है कि ये यहाँ तक 5-2 तक तो आपकी नॉर्मल कंडीशन है, सही है, ये आपके नॉर्मली आप इसी तरीके से प्रॉब्लम्स को प्रोसीड करेंगे। इसके बाद क्या होता है कि जब ये वाली इक्वेशन आपकी बन जाती है, इस इक्वेशन को बनने के बाद हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। अगर कहीं पर वो कहते हैं कि भाई इस कंडीशन में फ्लूइड में बियॉन्ड फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, तो आप एफ बी के लिए इक्वेशन को जो है वो सेट कर लेंगे, या वो ये पूछेंगे कि एक सर्टेन बॉडी है इस वॉल्यूम की और वो इस कंडीशन में जो है वो समर्ज हो गई है या फ्लोट कर रही है, तो उसका अपना वेट कितना था हो सकता है। तो वो मतलब जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होती है उसके अगेंस्ट में आपने इक्वेशन को अरेंज कर लेना है, राइट। यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स चाहिए था। अब उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, आप यू शुड नो द वेट ऑफ द क्यूब एंड द बियॉन्ड फोर्स।
अच्छा, वेट निकालने के लिए लाइक वेरीज वेट गिवन है, वेट को स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम करें, क्योंकि स्पेसिफिक वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक वेट। तो अगर स्पेसिफिक वेट को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा दे तो वो वेट हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम ऊपर वाले वॉल्यूम से कैंसिल हो जाएगा तो वो सिर्फ वेट आ जाएगा। तो अभी क्वेश्चन के अंदर आपको स्पेसिफिक वेट गिवन था ब्राउन्स की क्यूब का, तो आपने सोचा कि एक डायरेक्ट उसकी डायमेंशन भी गिवन है, वहां से वॉल्यूम भी इजिली निकल आएगा। एक साइड बताया था क्यूब्स में, आपको पता है यहाँ पे ज्योमेट्रिकल फिगर्स कुछ यूज होंगी, तो वहां से जैसे अगर कोई रेक्टेंगल है या कोई पैरेललोग्राम, हर किसी का वॉल्यूम कैलकुलेट करने का जो मैथमेटिकल तरीका है, अगर कोई रेक्टेंगुलर है, अब ये नहीं कि उसको जिस तरह से मैथमेटिकल अगर कोई शेप है उसका वॉल्यूम जिस तरह से कैलकुलेट होता है उसके सर्टेन फॉर्मूले के अगेंस्ट, वहां से आपने उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेना है। स्पेसिफिक वेट अगर आपको गिवन है इट्स गुड, नहीं गिवन हो तो आप स्पेसिफिक वेट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर खैर डायरेक्टली गिवन था, आपने उसके साथ उसका ये वेट कैलकुलेट कर लिया, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, मेरी स्क्रीन पर मैंने हाईलाइट किया है कि पहले आपने वॉल्यूम निकाला, उस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करा दिया स्पेसिफिक वेट के साथ, तो आपका वेट आ जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक वेट बराबर होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम के। पर यूनिट वॉल्यूम इस वॉल्यूम से कैंसिल होगा फॉर्मूले में, तो जो रिजल्टेंट बचता है वो वेट बचता है। लिहाजा स्पेसिफिक वेट को मल्टीप्लाई करा लिया जो आपने वॉल्यूम कैलकुलेट किया था। यहाँ भी देखें मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, किलो न्यूटन जो वेट की यूनिट है न्यूटन वो आपके पास आ जाएगी। तो उसका वेट आपके जो ब्रॉन्ज के क्यूब का वो आपने निकाल लिया, यानी एक चीज निकाल ली। अब बच गया बियॉन्ड फोर्स। बियॉन्ड फोर्स के लिए आपको जो मैंने पहली स्लाइड दिखाई थी उस पर लिखा हुआ था कि बियॉन्ड फोर्स आपके बराबर होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड, जो भी फ्लूइड है जिसके साथ कांटेक्ट हुआ है आपकी सॉलिड बॉडी का, तो उस फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट लेना है और जो वॉल्यूम डिस्प्लेड हुआ है फ्लूइड में, ठीक है जी। इसके अगेंस्ट आप ये कैलकुलेट करते हैं, यही फॉर्मूला यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, अब इन दिस केस आपको पता है कि वाटर, तो वाटर का स्पेसिफिक वेट आपको दोनों तीनों यूनिट्स में याद होना चाहिए कि आपका एमकेएस में कितना होता है या एसआई यूनिट में, और एफपीएस में कितना होता है। जिस भी सिस्टम ऑफ यूनिट में आपको चीज़ें दी जाएंगी तो आपको उनका वो पता होना चाहिए, स्पेशली इन द केस ऑफ वाटर। वाटर का डाटा आपको बताया नहीं जाता है, ये अज्यूम किया जाता है कि आपको पता होगा, सही है। तो वाटर का स्पेसिफिक वेट जो है वो 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर होता है, और डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम मैंने आपको यही बताया कि जितना क्यूब का वॉल्यूम होगा, क्योंकि अगर रेगुलर शेप है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और नोट रखिएगा बच्चे कि जो वॉल्यूम होता है वो रेगुलर शेप्स का इजीली आप कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई इरेगुलर शेप है तो उसका वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं होता प्रॉपर। तो फॉर द रेगुलर शेप्स ये आसानी है कि रेगुलर शेप्स के लिए आपको पता है कि उसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम उसने फ्लूइड का डिस्प्ले किया होगा, सही है। क्यूब है, कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है, कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, या कोई सर्कुलर आपके पास जो है वो बॉल है, कुछ भी है, मतलब उसका एक जो भी वॉल्यूम है, अगर एक रेगुलर आपकी शेप है तो उतना ही वॉल्यूम उसने डिस्प्ले किया होगा फ्लूइड का, तो वो इजीली आप उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास वाटर का आपने स्पेसिफिक वेट रखा, ये वॉल्यूम आपने वीडी वही लिया जो वॉल्यूम आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 0.153, सही है। बट दिस इज फॉर रेगुलर ऑब्जेक्ट्स, ये मैं फिर बता रही हूँ क्योंकि हम आगे रेगुलर भी पढ़ेंगे, वहां ऐसा नहीं होगा। तो फॉर द रेगुलर ऑब्जेक्ट आप ये कर सकते हैं जिसका वॉल्यूम डिफाइन होता है, तो यहाँ पर आपने इजीली उसके वॉल्यूम के अगेंस्ट ये चीज निकाल ली। नाउ दोनों अननोन से आपको पता चल गए, अब आप इक्वेशन के अंदर उसको पुट कर सकते हैं, जो इक्वेशन आपने 5-2 बनाई है। अच्छा, 5-2 में आपने इन सबको रखा, एक्सटर्नल फोर्स आपका 9.63 किलो न्यूटन आ गया। अच्छा, नाउ यहाँ पर अब आप देखें कि ये फोर्स जो आपने मैग्नीट्यूड निकाला है ये क्या है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव शोज कि आपने जो डायरेक्शन इसके लिए कंसीडर की थी वो आपके पास सही है, यानी एक एक्सटर्नल फोर्स जो आप अपर डायरेक्शन में उसको अप्लाई करेंगे ताकि वो आपकी बॉडी उसके अंदर समर्ज रहे, ठीक है।
क्योंकि अच्छा ये बताएं कि इस वाले एग्जांपल में इस वाले एग्जांपल में जो हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, ये बेसिकली लगा कौन रहा है इस वाले एग्जांपल में? भाई वो हम लगा रहे हैं ना, कोई भी बंदा जिसको चाहिए वो लगा रहा है। अब उसको कैसे लगा रहा है ये एक सेपरेट सवाल है। मुझे लगता है आप ये पूछना चाह रहे हैं कैसे लग रहा है, ठीक है। जैसे अगर आप आगे पढ़ेंगे फॉर एग्जाम्पल के पानी है, उसको एक पाइप एक टैंक से दूसरी टैंक में पहुंचाना है, पाइपलाइन है, एक पाइप का सर्टेन साइज है, तो कितना प्रेशर चाहिए होगा वहां तक लगाने के लिए। तो आप प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस लाइन से इतना पानी पहुंचाने के लिए 10 बार का प्रेशर चाहिए, 15 बार का प्रेशर चाहिए। तो कितना चाहिए ये एक चीज होती है, जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कितना चाहिए फोर्स। कैसे वो अप्लाई वो फोर्स उसको देंगे वो एक सेकंड चीज होती है। जैसे वहां आप पंप लगा सकते हैं या कुछ और लगा सकते हैं, कोई जो है वो पंपिंग, जैसे फ्लूइड्स के लिए तो पंपिंग मशीन ही होती हैं। अब पंप किस तरह का लगाया है, बहुत सारी तरह के होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल से लेके रेसिप्रोकेटिंग से लेके हमारे पास जो है वो, तो कौन सा पंप लगाया, कितने का लगाया, तो कैसे फोर्स अप्लाई करना ये एक सेकेंडरी होता है। ये तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कंपनी या इंडस्ट्री या आप डोमेस्टिक में जहां पर जैसी नीड होती है। तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि फोर्स कितना लगाना है या कैसे लगाना है? यहाँ पर मैं समझ गया। चीजें हैं, समझ गए मेरी बात? क्योंकि देखिए क्वांटिटी आप निकाल लेंगे, अब उस क्वांटिटी को आप किस तरीके से वहां पर अप्लाई कर रहे हैं दैट अ सेकेंडरी थिंग, वो हमारे इसका पार्ट नहीं है। हम एक मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे कि इतना फोर्स लगाना है, किसी मशीन के थ्रू लगा रहे हैं, कोई बंदा लेके पकड़ के बैठा हुआ है या उसके ऊपर कोई वजन रख रहे हैं, दैट्स ऑल आर द सेकेंडरी थिंग्स। अच्छा तो यहाँ पर एक चीज मजे की है, अगर आप में से किसी ने नोटिस किया कि हमें फ्लूइड, हाँ बोले मिस, एक और बात ये पूछनी थी कि जो हमने जो डायग्राम बनाई है ये तो बेसिकली सबमर्ज की डायग्राम है ना, तो इसके जो टॉप मोस्ट जो सरफेस होगा वो तो लिक्विड की सरफेस से इक्वल होना चाहिए ना, मतलब इसमें गैप तो नहीं होना चाहिए, हाइट का डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए। ये फोर्सेस की डायरेक्शन दिखाने के लिए एक इलस्ट्रेटिव डायग्राम है। इसमें जो कंप्लीटली सबमर्ज या सिंक है वो इसी तरीके से इलस्ट्रेट की गई, एग्जैक्टली ये फिगर नहीं है। सबमर्ज का मतलब ही यही होता है कि ये वाली जो टॉप सरफेस है ना इसके टॉप के साथ रहती है। क्योंकि देखिए ना कॉमन सेंस आप खुद देखें ना, अभी आप लोग प्रेशर का वो पढ़ कर है, आपको पता है पानी में जितना अंदर है किसी भी फ्लूइड में जितने डेप्थ में चीज जाती जाएगी उसका उतना प्रेशर उसके ऊपर बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा। सिंक और सबमर्ज में फर्क ही है ये तो इलस्ट्रेटिव डायग्राम बनाइए समझाने के लिए आपको, सही है। अच्छा यहाँ पर एक और चीज है बहुत इंटरेस्टिंग थी समझने के लिए, अगर आप लोग देखें तो हम ये कह रहे हैं हमें इस बॉडी को यहाँ पर सरफेस के साथ रखना है, सही है, लेकिन फोर्स आप इसको अपवर्ड दे रहे हैं, नीचे से लगा रहे हैं इतने न्यूटन का फोर्स। क्यों? बॉडी को तो सबमर्ज रखना है ना, पानी के अंदर रखना है, तो नीचे से उस पर फोर्स क्यों लगा रहे हैं? वो भी 16 किलो न्यूटन का, अच्छी खासी फोर्स होती है ये 16 किलो न्यूटन का। ओके, वन ऑफ द ऑप्शन, और कोई बताएगा? सोच के बताए ना, ऊपर से एक ऑब्जेक्ट है उसको पानी के अंदर डुबा के रखना है, तो नीचे से फोर्स क्यों लगा रहे हैं उसको? तो मिस उसका जो वेट होगा वो ज्यादा उसका होगा, वेट ज्यादा होगा, वेट ज्यादा होगा। एग्जैक्टली ये चीजें समझने की है कि इसका मतलब उसका वेट इतना ज्यादा है कि आप उसको छोड़ेंगे तो वो सिंक हो जाएगा, बट यू डोंट वांट टू सिंक, आपको उसको सबमर्ज रखना है, सिंक नहीं करना है। यहीं से आप इसके डिफरेंस को समझ लें। आप क्यों फोर्स लगा रहे हैं नीचे से उसको पानी के अंदर डुबो के रखने के लिए? मतलब अगर आसान सादा अल्फाज में बात करें, इसका मतलब ये है कि जो वो वेट का जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, ज्यादा है। क्योंकि देखिए अगर आप इसको समझे ना कि जब आप बायोन फोर्स की बात कर रहे हैं उसके फॉर्मूले पे जाएं, तो उसमें जो एक चीज है वो है क्या, अगर आप इस फॉर्मूले की मैं बात करूं, ये एक तो स्पेसिफिक वेट है, सही है, वो तो पानी का सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी सामान डालें, ठीक है, बड़ी से बड़ी किश्ती चल रही हो या एक पत्थर का टुकड़ा हो, उसका स्पेसिफिक वेट पानी का तो नहीं चेंज हो जाएगा, दैट्स अ
यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है। दूसरी चीज बियॉन्ड फोर्स में क्या है, वॉल्यूम। अब एक आपको पता है कि ये जो 5.5 मीटर यानी हाफ मीटर का एक क्यूब है, वो लकड़ी का भी हो सकता है, ठीक है, सेम वॉल्यूम होगा, प्लास्टिक का भी हो सकता है, और जैसे ब्रॉन्ज का भी है या ग्लास का, किसी भी मटेरियल का हो सकता है ना। तो वॉल्यूम अगर सेम रखा जाए तो बियॉन्ड फोर्स क्या कर रहा है, अगेंस्ट द वॉल्यूम जितना डिस्प्लेड हो रहा है फ्लूइड, वो प्रोडक्ट बना रहा है उसके स्पेसिफिक वेट के साथ, और वो फोर्स है, सही है। तो इसका मैग्नीट्यूड भी समहाउ आपका वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि सेम वॉल्यूम अगर आप एक प्लास्टिक का डब्बा ले लें और सेम वॉल्यूम जैसे अभी ये ब्रॉन्ज का है, तो दोनों में फर्क होगा। हो सकता है प्लास्टिक को सरफेस पे ही रहे, समर्ज कराने के लिए आपको ऊपर से उसको फोर्स देनी पड़ेगी, भाई चलो अंदर, वो तो ऊपर ही आके रहेगा सरफेस पे, सही है। लेकिन उसी वॉल्यूम में अगर आपने ब्रॉन्ज रखा तो इसका वजन इतना ज्यादा है कि ये सिंक होता चला जाएगा। आपको सिंक नहीं कराना था, आपको सिर्फ समर्ज करना था। इसीलिए आप इसको फिर नीचे से एक फोर्स देंगे कि भाई इतना नीचे मत आओ, ऊपर जाके उसके सरफेस के साथ रहो, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो बियॉन्ड फोर्स हम ये कहते हैं ना कि भाई एक ऑपोजिट डायरेक्शन में है वेट और बियॉन्ड फोर्स, अगर आप पिक्चर में देखें, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड वेरी करता है, सही है। यानी जैसे अभी बताया ना, इसके वॉल्यूम में वेट ज्यादा था, वो स्टिंग कर रहा था, और बियॉन्ड फोर्स तो चूंकि वॉल्यूम के अगेंस्ट स्पेसिफिक जो वेट है फ्लूइड का, उससे मिलके बन जाता है। तो वो चीज उसको फिर क्या कर रही है, होल्ड नहीं कर रही है अपनी पोजीशन पे, वो उसको सिंक करती जा रही है। और हमें चूंकि समझ रखना था, आपने नीचे से एक वेट लगा। और यहीं पे न्यूट्रल बियॉन्सी समझने के लिए भी है कि अगर किसी कंडीशन में ये दोनों बराबर हो जाए तो वहां पे किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपकी जो डिजायर्ड कंडीशन है उसके ऊपर वो स्टेबल हो जाएगा। आ रही है बात समझ? न्यूट्रल बियॉन्सी है जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि जितना वेट के अगेंस्ट बॉडी का वॉल्यूम है, उसमें से जितना डिस्प्लेड हो रहा है फ्लूइड, दोनों फोर्स इक्वल हो जाए। और कुछ कंडीशंस में ऐसा हो भी सकता है, या आप जहां पर देखिए एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है, एक्सटर्नल एनर्जी, वेस्टेज, ठीक है, कॉस्ट। तो आप ऐसी भी कोशिश कर सकते हैं कि यार सिस्टम को ऐसे डिजाइन कर लें कि वो न्यूट्रल बियॉन्सी पे चला जाए, आपको एक्सटर्नल फोर्स ही ना देना पड़े, ना एक्सटर्नल फोर्स होगी ना एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी, ठीक है। वन ऑफ द आप डायरेक्शन से ऐसे भी इस चीज को स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं और एक दूसरे के साथ मजीद कॉन्सेप्ट्स को लिंक करती हैं। आ रही है बात समझ? अच्छा, सेम एग्जांपल अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके पास क्या इन्होंने दिया है कि इसी क्यूब को इसी वॉल्यूम के साथ उन्होंने फ्लूइड चेंज कर दिया इस बार। सेकंड ऑप्शन में क्या था कि भाई मरकरी, अब मरकरी में डालने के लिए इन्होंने यही बोला है कि भाई फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लगाएं जैसे वाटर में किया था, या ऊपर से भी रख सकते हैं, क्योंकि मरकरी फ्लूइड डिफरेंट है और फ्लूइड डिफरेंट होता है तो उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि बियॉन्ड फोर्स में एक चीज वॉल्यूम है तो दूसरी फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक वेट है ना फ्लूइड का, क्योंकि वेट तो दोनों का और वॉल्यूम तो फिक्स है। नीचे से एक्सटर्नल फोर्स किस पे बेस कर रहा है, आपके बियॉन्सी पे, जो बियॉन्ड फोर्स आपका फ्लूइड लगा रहा है, और वो फोर्स आपका किसका प्रोडक्ट है, वॉल्यूम का और स्पेसिफिक वेट का। अब यहाँ पर चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब जो नेचर ऑफ फ्लूइड है वो चेंज हो गई है। उसके चेंज होने से जो बियॉन्ड फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड भी वेरी करेगा। उसकी वेरिएशन से आपको ये पता होगा कि एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, ठीक है, कम ज्यादा हो सकती है, प्लस माइट भी उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाए। वो आपको आपकी कैलकुलेशन बताएगी। अगर हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं सेम वे में, वैसे ही आप सारी चीजें करेंगे, सम ऑफ द फोर्सेस लेंगे, ठीक है, जो इक्वल टू है 0 के, और यहाँ से आपने क्या करना है, वही एक्सटर्नल फोर्स के लिए इक्वेशन बनानी है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि ये इक्वेशन आपको डबल दिख रही होगी, दिस वन, ये चीज देखें, ये आपको दो इक्वेशन दिख रही है यहाँ पे। क्यों दो इक्वेशन दिख रही है? क्योंकि हमें नहीं पता कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो पॉजिटिव लग रहा है या वो नेगेटिव लग रहा है, यानी वो नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है या ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव होता है, अपवर्ड में पॉजिटिव होता है, राइट। तो हमें यहाँ पर पॉसिबिलिटी है दोनों की, तो हमने दोनों इक्वेशंस बना ली। आप बारी बारी भी सॉल्व कर सकते हैं, बुक में साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया आसानी के लिए, ठीक है। अच्छा जी, काम वही करना है। वेट आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वेट में कोई फर्क नहीं पड़ना। आप चाहें तो उसको रिकैलकुलेट करके भी देख सकते हैं या वो वाला यूज कर सकते हैं।
वही 10.86 किलो न्यूटन वेट पहले भी था, वो अब भी है। हाँ, लेकिन बियॉन्ड फोर्स यहाँ पर चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मर्करी का स्पेसिफिक वेट कुछ होता है, वाटर का कुछ होता है। वॉल्यूम सेम है क्यूब का, बट उसके अगेंस्ट में फ्लूइड अलग होगा, तो उसका बियॉन्ड फोर्स अलग होगा। यहाँ पर आपने बियॉन्ड फोर्स निकाल लिया जो कि चेंज है उस बियॉन्ड फोर्स से जो आपने पहले निकाला था। अब हम एफ ई निकालेंगे। अच्छा, अब एफ ई निकाला आपने, तो मजे की बात क्या आई कि यहाँ पर एक तो इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज है। वहां पे 16 किलो न्यूटन आ रहा था, यहाँ पर 5 आ रहा है। ठीक है, फोर्स की अमाउंट भी चेंज हो गई है। दूसरा मजे की बात क्या है कि यहाँ पर आपके पास जो ऊपर से नीचे से फोर्स लगनी थी पॉजिटिव, वो उसकी कैलकुलेशन में आंसर नेगेटिव आ रहा है, और जो दूसरी फोर्स थी वहां पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो फाइनल आंसर है उसका साइन आपको बताता है कि आपने जो फोर्स की डायरेक्शन ली थी वो सही रखी थी या नहीं रखी थी। तो यहाँ पर नोटिस दैट बोथ सॉल्यूशंस यील्ड द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू बट they have opposite signs. The negative sign for the solution on the left means that the assumed direction for external force was wrong. ठीक है, इसका मतलब ये कि मर्करी की कंडीशन में आपको ऊपर से फोर्स लगानी पड़ेगी उसको सबमर्ज करने के लिए, क्योंकि मर्करी आपको पता है कि बहुत ही ज्यादा आपके पास विस्कस लिक्विड है। उस लिक्विड का जितना स्पेसिफिक वेट है वो इस ब्रॉन्ज के क्यूब को अपने अंदर पूरा समर्ज नहीं करेगा। तो आप चूंकि चाह रहे हैं कि ये पूरा समर्ज हो, इसके ऊपर मजीद आपको 5.74 किलो न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना होगा ऊपर से, ताकि उसका क्यूब सरफेस के अंदर चला जाए मर्करी का और सबमर्ज हो जाए। आ रही बात समझ? इसलिए यहाँ पर आप इन साइन से कंसीडर करेंगे कि अगर पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब ये फोर्स की डायरेक्शन जो है वो आपको ऊपर से लगानी है उसके अंदर, इसलिए इसका जवाब पॉजिटिव आया। और यहाँ पर ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये वाली अप्रोच आपकी गलत है। ठीक है, लिखा है द रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फोर्स इज अ डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 5.74 किलो न्यूटन। समझ आ रही है बात? यस मिस। यस मिस। यहाँ तक की चीज में अगर किसी को कोई चीज समझनी है या पूछनी है पहले कर लें। फिर ये एक दूसरी एग्जाम्पल है जो कि इरेगुलर शेप की है, तो वो फिर हम करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास ये एग्जाम्पल जो है वो यहाँ मैंने स्क्रीन पे खोला हुआ है। होपफुली आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही होगी। ठीक है, इसको जरा अगर पढ़ सकते हैं, या मैं इसको थोड़ा सा जूम और कर देखूँ फॉर मोर क्लियरिटी। पढ़े जरा, देखिए ये एग्जाम्पल क्या कह रही है। ये देखिए स्क्रीन पर आपके जो आ रहा है ना एग्जाम्पल सेकेंड। अच्छा, इसके अंदर आपके पास क्या है कि a certain solid metal object weighs 60 pound
when measured in a normal manner in air, but it has such an irregular shape that is difficult to calculate its volume by geometry. वही बात हो गई कि अभी जैसे हम पहले कह रहे थे ना कि रेगुलर शेप्स हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, तो वहां पर आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर इर्रेगुलर शेप्स होंगे तो वहां पर आपके पास वॉल्यूम कैलकुलेट करना मुश्किल होगा। ठीक है, यूज द प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी टू कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक वेट। अब यहाँ पर हम रिवर्स करेंगे। हमें पता है कि हम जो कैलकुलेशन कर रहे थे वहां पर वॉल्यूम इंक्लूड था, बॉडी का वॉल्यूम हमें नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि जो भी उसका शेप होता है उसके अगेंस्ट में वो एक सर्टेन वॉल्यूम डिस्प्लेड करता है फ्लूइड। ठीक है, तो वहां से हम उस फोर्स के अगेंस्ट, फोर्स का पहले मैग्नीट्यूड निकाल कर पता है कि जो भी फ्लूइड होगा उसकी स्पेसिफिक वेट जो है वो उसकी एक प्रॉपर्टी है, वो चेंज नहीं हो रही है आपकी एक नॉर्मल कंडीशन पे जो गिवन है। तो वहां से उस फोर्स से के अगेंस्ट, उस स्पेसिफिक वेट के अगेंस्ट आप एक सर्टेन वॉल्यूम जो डिस्प्लेड हुआ है वो निकाल सकते हैं। तो आपको पता है जितना वॉल्यूम डिस्प्लेड होता है वो बेसिकली अगेंस्ट दैट वॉल्यूम होता है जो सॉलिड बॉडी का होता है। अब वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो जैसा भी होगा, लेकिन उसका जो भी सर्टेन वॉल्यूम होगा उतना ही फ्लूइड आपका डिस्प्लेड हुआ होता है। ठीक है, अच्छा इस फर्दर इसमें क्या है कि इट इज गिवन दैट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 60 पाउंड। वेट आपको ऑलरेडी गिवन है ना, यूजिंग अ सेटअप सिमिलर टू दैट इन फिगर 5.5। ऑब्वियसली आपको अभी जो प्रोसीजर हमने पीछे डिस्कस किया था कि उसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना होता है कि आपको किस चीज़ के लिए कैलकुलेट करना है। यहाँ पर ऑलरेडी आपको बोल दिया कि कैलकुलेट्स इट्स वॉल्यूम, ठीक है, एंड स्पेसिफिक वेट। ये दो चीज़ें निकालनी है, यानी कि आपको क्लियर हो गया। सेकंड, आपने उसकी एक इलस्ट्रेटिव डायग्राम बनानी है, सारे फोर्सेस उसके ऊपर लगा जो है वो शो करना है। वी फाइंड इट्स अपैरेंट वेट वाइल सबमर्ज्ड इन वाटर टू बी 46.5 MB। अच्छा, अब इसका क्या है कि हम जब उसको वाटर में सबमर्ज करें तो उसका क्या वेट है, उसके अलावा उसका पहले जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो भी गिवन है। और ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई, अब हम इसके साथ क्या करेंगे कि बारी बारी जो स्टेप्स हमें पीछे उन्होंने डिफाइन किए हुए थे उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो दो चीज़ें होती है शुरू में, दो स्टेप्स जो उसके शुरू के, पहले ये देख लेना कि इसमें फाइंड आउट क्या चीज़ करनी है, ठीक है। और सेकेंड, उसकी एक इलस्ट्रेटिव डायग्राम होती है जिसके ऊपर आप सारे फोर्सेस को उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ शो करते हैं ताकि आपको आगे जाकर आसानी रहे, ठीक है। ठीक है जी, ये बात समझ आ रही है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं। अच्छा, ये है जनाब एक वो इरेगुलर शेप जो इन्होंने यहाँ पे इलस्ट्रेट किया है, ठीक है, जिसका वेट उन्होंने जब वाटर में सबमर्ज किया है तो वो 46.5 जो आर्चिमेडेस प्रिंसिपल के अगेंस्ट आप निकालते थे ना, मैट्रिक में किया भी होगा, ये प्रैक्टिकल में भी सही है। तो वो वेट यहाँ पे 46.5 पाउंड आ रहा है और वैसे इन द ईयर उसका जो वेट है वो 60 LB है। इसको भी कंसीडर रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आप इस वाली डायग्राम में देख लें, वही बात है कि जो वेट है वो डाउनवर्ड आपका अप्लाई हो रहा होता है, बायोन फोर्स उसके अगेंस्ट होता है, साथ में आपने एक एक्सटर्नल फोर्स को इस वक्त कंसीडर कर लिया इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सही है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है हमारे पास, जो उसका वेट गिवन है इन द एयर ऑब्जेक्ट का, जो एक्सटर्नल फोर्स आप उसमें लगा रहे हैं ताकि आपके पास जो वेट आपका अप्लाई हो रहा है जब वो फ्लूइड के अंदर है वो 46.5 LB है, ठीक है। उसको सबमर्ज होने के लिए उतना वेट चाहिए जो हमारे पास। अच्छा, इक्वेशन हम वहीं से स्टार्ट करेंगे सारी गिवन कंडीशंस के बाद। जो हमारी बेसिक कंडीशन है कि जब सम ऑफ द फोर्सेस हैं वो सारे अगर आपके पास इक्वल टू 0 है, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक्सटर्नल फोर्स को अगेंस्ट अपवर्ड लिया। जितनी भी अपवर्ड फोर्सेज है वो मैंने आपको बताया हम पॉजिटिव ले रहे हैं, और जो भी डाउनवर्ड है हमारे पास टुवर्ड्स द ग्राउंड वो हमारे पास नेगेटिव है। तो यहाँ पर सिर्फ वेट है नीचे हमारे पास डायरेक्शन में,
डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ये नेगेटिव है, बल्कि दोनों फोर्सेस हमने अभी पॉजिटिव लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज इन्होंने देखी, यहाँ पर दोबारा से मेंशन कर दी कि आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन तो ये बनेगी, क्योंकि ये हमारे पास जो इसकी मास्टर इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए हमने निकालना क्या है, मगर वॉल्यूम, सही है। तो अब यहाँ पर देखेंगे इस इक्वेशन में कहाँ कहाँ पर वॉल्यूम आ सकता है। एक वॉल्यूम कहाँ पर आता है जनाब, जब आप बायोन फोर्स को मजीद उसकी इक्वेशंस में ब्रेक करते हैं, ठीक है। जो आपको पता है कि स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम होता है, और आपको ये पता है कि स्पेसिफिक वेट जो है वो उस फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, तो उसकी वैल्यू आपको गिवन होती है, या आप फाइंड आउट कर सकते हैं लिटरेचर में से, ठीक है। अगर वाटर है तो वो कोई याद ही होनी चाहिए, अगर कोई और लिक्विड है तो वो गिवन होगा, और अगर नहीं पता है तो यू कैन फाइंड फ्रॉम सर्टेन लिटरेचर्स के स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कोई भी उसका स्पेसिफिक वेट, वो स्पेसिफिक वेट क्या होता है किसी भी फ्लूइड के लिए। अच्छा, चूंकि हमें वॉल्यूम के लिए जो है वो सॉल्व करना है, तो हमने क्या किया कि बायोन फोर्स को उसके फर्दर कंपोनेंट के अंदर ब्रेक करके और इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया इस इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पर बायोन फोर्स बेसिकली बराबर हो गया है कि जो स्पेसिफिक वेट है फ्लूइड का प्लस द वॉल्यूम। अच्छा, आपको ये बात पिछले इक्वेशन में हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं कि बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेड होता है। तो अगर आप डिस्प्लेड वॉल्यूम निकाल लें तो वो उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हम कंसीडर कर सकते हैं, या अगर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें तो उससे डिस्प्लेड वॉल्यूम आप ले सकते हैं उसको इक्विवेलेंट करके, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि इरेगुलर शेप है, हम उसका वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं ज्योमेट्रिकली, तो हम उसको इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने इसको रिप्लेस कर लिया, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया आप इसके लिए जो आपको रिक्वायर्ड है, यानी वॉल्यूम रिक्वायर्ड है तो आपने वॉल्यूम प्लेस को रीअरेंज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि जी आपको पता है कि हमारे पास वेट कितना है, एक्सटर्नल फोर्स कितना है, और इसका इजीली ये सारी वैल्यूज आपको ऑलरेडी गिवन है। आपने यहाँ से इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया कि एक सर्टेन उस इरेगुलर ऑब्जेक्ट का 0.216 क्यूबिक फुट वॉल्यूम है। अब चूंकि वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट नोन होगा, स्पेसिफिक वेट निकालना तो बहुत ही आसान है। आपको पता है स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, वॉल्यूम आपने निकाल लिया, तो वेरी सिंपली आप इसको वेट पर यूनिट वॉल्यूम के साथ इसका स्पेसिफिक वेट निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली द स्पेसिफिक वेट ऑफ द टाइटेनियम एलॉय। जो टाइटेनियम एलॉय आपके पास एक इरेगुलर शेप में गिवन था तो निकाल लिया। ये दोनों एग्जाम्पल सिंपल है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं आपके पास, तो आप उसके साथ जो इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें उसको रिलेट कर सकते हैं। मजीद आगे जाने से पहले मुझे बता दें कि यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। मैम क्वेश्चन है। हाँ बोलिए मैम, अगर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले लें उनका मैम, वॉल्यूम repeat कर सेम हो, सॉरी दोबारा से बोलेंगे बच्चे, थोड़ी तेज आवाज में। या इसमें से अगर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके वॉल्यूम बिल्कुल एक जैसे हैं, और उनके अगर हम बायोन्सी फोर्स पर शेप डिफरेंट है, वॉल्यूम एक जैसे है, उनका हम बायोन्सी फोर्स निकालेंगे तो वो सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? देखिए, आप ये कह रहे हैं कि उनका शेप एक जैसा है, वॉल्यूम चेंज है, इससे क्या मुराद है आपकी? मतलब शेप वॉल्यूम सेम है, शेप डिफरेंट है। ठीक है, नहीं तो देखिए, हाँ अगर फॉर एग्जांपल कोई भी अलग अलग शेप है, फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल है एक स्क्वायर है, लेकिन मैथमेटिकली आपने कैलकुलेट किया तो दोनों का वॉल्यूम जो है वो 10 फुट क्यूब आ सकता है, ठीक है। तो आपका यही कहने का मतलब है ना कि शेप्स अलग हैं लेकिन वॉल्यूम सेम है, ऐसा ही है। Yes. तो ऐसी सूरत में जो, हाँ देखिए, बायोन फोर्स तो वेरी सिंपल है ना, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द स्पेसिफिक वेट ऑफ दैट फ्लूइड। तो यकीनन उन दोनों ऑब्जेक्ट पर
सेम बायोन फोर्स अप्लाई होगी फ्लूइड की तरफ से। अब डिपेंड ये करता है कि दोनों वॉल्यूम का वेट सेम है या नहीं। अगर वेट अलग अलग होगा तो अल्टीमेटली जो वेट वाला फोर्स अप्लाई हो रहा है वो अलग अलग होगा, तो दोनों की कंडीशन भी अलग अलग हो जाएगी। लेकिन अगर वेट भी सेम हो, ठीक है, और वॉल्यूम भी सेम हो, तो शेप से फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम फ्लूइड के अंदर सेम पोजीशन एक्वायर करेंगे। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि दो अलग अलग मटेरियल है या दो अलग अलग मटेरियल है, शेप भी अलग अलग है, लेकिन उनका वॉल्यूम दोनों का ही 10 फुट क्यूब है और दोनों का वेट भी 10 न्यूटन है, तो मैथमेटिकली जो ये सिचुएशन कह रहे हैं कि आपको दोनों, अगर आप फ्लूइड के साथ इन कांटेक्ट करते हैं सेम फ्लूइड में, तो वहां पर आपके पास उसकी कंडीशन सेम होगी। क्यों? क्योंकि बायोन फोर्स मैथमेटिकली आपके जो वॉल्यूम डिस्प्लेड होता है अगेंस्ट उसके स्पेसिफिक वेट के होता है, और जो वेट लग रहा है वो वेट आपके पास अगर दोनों का 10 न्यूटन है, ठीक है, तो वो भी सेम होगा। वो कंडीशन आपकी सेम कंडीशन आएगी, इधर फ्लोट होगी या सबमर्ज होगी, जो भी उसके अगेंस्ट कंडीशन बनेगी। और इसके एक अलावा चीज समझा देंगे 46.5 का तरह 46.5 किस चीज की बात कर रहे हैं? अच्छा एक मैम, इसी क्वेश्चन में जो 46.5 टोटल वेट है डायग्राम में जो गिवन है, ये कैसे कैलकुलेट, मिनट, ये पेरेंट वेट जो यहाँ पर देखें, ये जो इसका ये जो पार्ट यहाँ पर हमने यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ा था ना, क्वेश्चन नंबर अगर आप 1 को पहले देखें कि ये फोर्स तो आपने निकाल लिया था कि 5.74 किलो न्यूटन हम अप्लाई कर रहे थे। इसमें आइटम सी भी था कुछ, एक मिनट लेट मी चेक। चलिए खैर, यहाँ पर आपको जो है ना वो हम क्या कहते हैं कि जब आप किसी उसके फ्लूइड को किसी के साथ जब आपका वो जो ऑब्जेक्ट है इन कांटेक्ट में होता है, तो वहां पर आपके पास क्या होता है कि उसका वेट पर यूनिट वॉल्यूम जो स्पेसिफिक वेट है वो उस फ्लूइड के साथ वेरी करता है। यहाँ पर आप देखें कि ब्रॉन्ज के लिए हमने जो स्पेसिफिक वेट निकाला था वो इतना था, मगर जो फ्लूइड मर्करी है उसका आपने यहाँ पर ये इसके साथ जब कैलकुलेट किया था तो ये चीज़ चेंज हो गई थी। जब एयर आपका एक अलग फ्लूइड है, क्योंकि देखिए एयर में भी कोई ऑब्जेक्ट रखा है ना, एयर गैस है तो ये भी एक फ्लूइड है, ठीक है, उस फ्लूइड के साथ उसका जो वेट है, और जब आप पानी में डालते हैं जो आर्शिमिदस प्रिंसिपल्स का एक जो कॉन्सेप्ट है आपके पास पूरा वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। हमने क्या किया है कि उसका वेट, हमें ये पता है कि इरेगुलर ऑब्जेक्ट, देखिए इरेगुलर ऑब्जेक्ट का आपको वॉल्यूम चाहिए था, सही है, अगर हम इसको शुरू से देखें तो हमें ये पता था कि ज्योमेट्रिकली ये फिगर हमारे पास ऐसी नहीं जिसका हम निकालें, लेकिन हमारे पास बयान्सी के अंदर ये कॉन्सेप्ट हमें पता था कि अगर इसको वाटर या किसी भी फ्लूइड के अंदर हम समर्ज करते हैं तो जितना इसका वॉल्यूम होगा वो उतना ही फ्लूइड को डिस्प्लेड करेगा, सही है, और जितना वो डिस्प्लेड करेगा वो वॉल्यूम हम इसका वॉल्यूम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इस ऑब्जेक्ट का उस फ्लूइड के अंदर कितना वेट है वो हमें फाइंड आउट कर पता चले। तो अकॉर्डिंग टू द आर्शिमिदस प्रिंसिपल हमने इसका वेट वाटर के अंदर या जो भी फ्लूइड हमारे पास अंडर कंसीडरेशन हो, हम किसी भी फ्लूइड को यूज कर सकते हैं इस पर्पस के लिए जो आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है, मर्करी भी हो सकता है, कोई ऑयल है या कोई भी है, लेकिन जो भी फ्लूइड है उस फ्लूइड के अंदर इसका कितना आपके पास वेट है वो आपने फाइंड आउट किया, वो जो आपने निकाला है। अब आपको पता है कि इस वेट के अगेंस्ट में जो है वो ये यहाँ पर अपना डिस्प्लेड कर रहा है आपके पास वॉल्यूम, उसको फिर यूज करेंगे हम जब आगे इक्वेशन की बात करेंगे ना, ये वाली इक्वेशन जो हमने यूज की थी यहाँ पर इसके अंदर ये वाली इक्वेशन, तो उस बेसिकली हमने उसको किया क्या, जो वो जो वाटर के अंदर समर्ज होने के लिए उसका जो हम वेट निकालते हैं ना, वो बेसिकली क्या होता है, इसको हमने यहाँ पर वो एक्सटर्नल फोर्स कंसीडर किया, यानी इतना फोर्स आप अप्लाई करेंगे उस वाटर के अंदर जब आप क्या करेंगे कि वो वाटर आपका समर्ज होगा। आर्शिमिदस प्रिंसिपल के अंदर हम क्या करते थे, अगर आप लोगों को याद हो, कोई बॉडी है उसको उसके अंदर समर्ज रखने के लिए उसका वेट निकालते थे दूसरे पैन में रख के, तो बेसिकली वो
वेट के थ्रू, वेट क्या आपकी फोर्स है, यानी इतना न्यूटन अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी उसके अंदर आपके पास समर्ज रहेगी। तो यहाँ पर वेट तो आपका जो ऑब्जेक्ट का था, जो आपने एयर में लिखा है वो आपने 60 लिखा, लेकिन उसके अगेंस्ट उसको आपने, क्योंकि वाटर में पूरा समर्ज करेंगे तो वॉल्यूम डिस्प्लेड होकर पूरा आपको निकलेगा ना। अगर आप आधा डाल देते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा उस ऑब्जेक्ट का कितना वॉल्यूम है। तो उसके वॉल्यूम को निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास उस ऑब्जेक्ट के लिए टोटल कितना एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करेंगे। सही है, बात समझ आ रही है? अब वेट तो आपको पता है उस ऑब्जेक्ट का, लेकिन वॉल्यूम पता नहीं है, तो बियॉन्ड फोर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उसको उसका वाटर के अंदर जाके वेट कैलकुलेट करेंगे। वो वेट क्या होगा या उस फ्लूइड के अंदर, वो बेसिकली वो उस फोर्स की क्वांटिटी बता देगा आपको, जितनी आपको रिक्वायर्ड होगी उसको उसके अंदर समर्ज रखने की। वो क्वांटिटी यहाँ पर जब आपने उसको वेट किया तो वो 46.5 पाउंड है। मतलब इतना फोर्स आप लगाएंगे तो 60 LB का वो इरेगुलर ऑब्जेक्ट आपका समर्ज हो जाएगा टोटली इसके अंदर, जो भी हमने पिछली एग्जाम्पल में किया था कि कितना फोर्स चाहिए उसको समर्ज करने के लिए। तो ये फोर्स निकल आया वहां से अगेंस्ट द वेट। जो वेट है उसका ऑलरेडी वो गिवन है, और जो फ्लूइड की अपनी स्पेसिफिक वेट जो उसकी प्रॉपर्टी है वो गिवन है। उन सबको जब आपने फॉर्मुलेट किया तो वहां से आपको उस इरेगुलर शेप का वॉल्यूम पता चल गया। ये हमने इसलिए किया क्योंकि ज्योमेट्रिकली उस शेप का वॉल्यूम आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। जहाँ पर ज्योमेट्रिकल फिगर मौजूद होगी वहां पर आपको उसका अलग से जो है वो वेट जो कि इन टर्म्स ऑफ फोर्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आ रही ये बात समझ में? यस। अगर इस चीज को थोड़ा सा और मजीद कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना है ना, तो ये थर्ड एग्जाम्पल इसके अंदर ये बहुत एक मतलब समझिए इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स को इन्होंने फर्दर यूज किया। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसके आपको डायमेंशंस इन्होंने बता दिए, ठीक है। बल्कि इसमें नहीं, सॉरी, एक एग्जाम्पल है जिसमें ये 60, एक मिनट, हाँ ये एग्जाम्पल है जिसके अंदर वो पार्शली समर्ज हुआ है। कैसे? अगर आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ें, इसमें क्या लिखा है कि अ क्यूब 80 mm ऑन अ साइड। अच्छा, क्यूब है, आपको पता है तीनों साइड्स इक्वल होंगे। 80 mm अगर वन आपको बता दिया डायमेंशन, तो आपको पता है कि आपको सारी डायमेंशंस पता है। Side is made of a rigid foam material and floats in the water with 60 mm of the cube below the surface. इसका मतलब क्या है कि वो जो टोटल क्यूब है 80 mm का जो है वो वन साइड है, उसका आप वॉल्यूम कैलकुलेट फर्दर कर लेंगे। उसमें से 60 mm की जो हाइट वाला क्यूब है ना, उतना वाटर में सबमर्ज है पार्शली, और बकिया उससे बाहर है, ठीक है। वो इस कंडीशन में फ्लोट कर रहा है। जैसे कोई चीज आप डालते हैं ना, वो आधा या तीन हिस्सा जितना भी होता है अकॉर्डिंग टू देयर वेट, जो भी फोर्स पे अप्लाई हो रही होती है, बियॉन्ड फोर्स जहाँ पे जाकर इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं, वो फिर स्टेबल हो जाता है। तो वहां पर उसने इस वक्त जो कंडीशन है इसकी इस तस्वीर में, कि वो इतना पानी के अंदर है, जो डार्क कलर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 60 mm ये पानी के अंदर है, और 20 mm ऑब्वियसली जो बचता है वो हिस्सा पानी से बाहर है, और इस पे ये फ्लोटिंग कंडीशन में है मौजूद। सही है। आपने क्या करना है कि अब आप चाह रहे हैं कि भाई ये तो कंप्लीटली सबमर्ज हो जाए, मतलब पूरा पानी में डूब जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसकी तस्वीर किसी हद तक उन्होंने वैसी बनाई जो मैं आपसे कह रही थी कि ये सरफेस के साथ, सही है। तो वो कंप्लीटली सबमर्ज हो जाए, तो अल्टीमेटली आपको पता है कि इसका मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगी, किस डायरेक्शन लगानी है, ऊपर नीचे, ये हम उसको देख लेंगे। या आप इस पे हाइपोथेसिस यूज कर सकते हैं कि ऊपर से उसको मजीद अंदर करना है तो अल्टीमेटली शायद डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही फोर्स लगानी पड़े। क्यों? क्योंकि अगर ऑलरेडी वो नीचे सिंक्ड होता, उसको ऊपर लाना होता, सबमर्ज करना होता, तो हम नीचे से लगा लेते। अभी तो वो फ्लोटिंग कंडीशन में, तो अल्टीमेटली उसको सबमर्ज करना है यानी मजीद नीचे डालना है, तो ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स होगी टुवर्ड्स जो है वो आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में। खैर वो हम उसको उस डायग्राम में देख लेंगे। आपने क्या करना है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स निकालना है व्हेन इट कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन ग्लिसरीन विद द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस।
तो इसके अंदर क्या है कि आपको पहले ये देखना होगा कि अब जो वॉल्यूम डिस्प्लेड हो रहा है पूरा डिस्प्लेड नहीं हो रहा, ठीक है, कितने अब वाटर के अंदर जितना हिस्सा गया है उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेड हो रहा है, उसका वेट, टोटल क्यूब का वेट, दोनों चीजें वेरिएबल होंगी। जब वो पूरा सबमर्ज हो जाएगा तो उसकी कंडीशन अलग होगी, और कितना फोर्स पहले लग रहा है बायोंसी का, कितना बाद में, मतलब एक्सटर्नल फोर्स उसके अगेंस्ट में लगेगा, ये सारी कैलकुलेशन इसके अंदर है। तो मैं चाहूंगी कि ये वाली एग्जाम्पल पहले आप लोग खुद से पढ़ें। अभी हमने 2 एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस कर लिए जिसके अंदर आपको समझ में आ गया है कि फोर्स क्या है, किस तरह से डायरेक्शन उसकी आगे पीछे हो सकती है, उसका वेट कैसे एक्ट कर रहा होता है, वॉल्यूम आप किस तरीके से उसको कैलकुलेट करते हैं। उन सब के साथ अब अगर इस एग्जाम्पल को आप पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगी। नहीं भी आती है तो इसमें से क्या चीज़ आप मिस कर रहे हैं वो हम फिर कल डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट सेल्फ क्लियर हो कि अगर इस तरह की कंडीशन है और इस तरह की हमारे पास डाटा गिवन है तो हम उसको आगे फर्दर कैसे प्रोसीड करेंगे। क्योंकि ये एग्जाम्पल 5.3 एंड 5.4 ये दोनों करनी है हमने, तो अगर वो समझ आ जाए तो इसके आगे वाला भी कर सकते हैं। ये दोनों हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि ये दोनों आप पढ़ कर आएँ, उसको समझ कर आएँ, और इसमें से जो पॉइंट्स मिस कर रहे हो ना हम वो डिस्कस कर लें, तो वो ज़्यादा आसान रहेगा बजाय इसके कि मैं पूरी एग्जाम्पल को यहाँ पे रन करूँ, ताकि मैं आप लोगों को फिर कुछ वर्क एग्जाम्पल्स जो है ना वो अनसॉल्व में से दे सकूँ। जो बुक के अंदर आखिर में आपके पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होती है ना, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप तभी कर सकेंगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर एग्जाम्पल क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएंगे। तो 2 सवाल आज हमने रन कर लिए, उसको मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि आप लोगों को उसके कॉन्सेप्ट समझाऊं। स्टिल अगर कहीं पे मसला है तो वो कल की क्लास में भी डिस्कस हो सकते हैं, प्लस जो बाद की दोनों एग्जाम्पल्स हैं वो अगर आप पढ़कर समझेंगे और उसमें जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही होगी उसको हम अगर डिस्कस कर लेंगे तो उसका पता फ़ायदा क्या होगा, जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं हम उसको भी एक नज़र डिस्कस कर सकेंगे कि अच्छा इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसमें क्या गिवन है, इसमें क्या कैलकुलेट करना है, तो एक 2 वे डिस्कशन हो जाएगी, तो इनको सॉल्व करना आपको आसान रहेगा क्योंकि प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपने खुद सॉल्व करनी है। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम कल टाइम थोड़ा सा सेफ रखें। इन दोनों एग्जाम्पल्स को आप पढ़ के समझ कर आ लें तो वो चारों एग्जाम्पल्स अगर बायोंसी की आपकी क्लियर होंगी मैक्सिमम, जो पॉइंट रह जाएगा वो हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, तो फिर हम उससे रिलेटेड जो जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगे मैं वो आप लोगों को यहाँ पर नोट डाउन कराऊंगी और फिर हम उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि इनको किस तरह से सॉल्व करना है। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक से जब आप लोग फिजिकल क्लास में आएंगे तो फिर हम इनके सॉल्यूशंस को मैं देख भी लूँगी और हम उसको फर्दर डिस्कस भी कर सकेंगे। ठीक है, इन कोशिश होगी कि कल हम इसको मैक्सिमम कवर कर लें। ठीक है, आवाज़ आ रही थी आप लोगों को और स्क्रीन शेयर हो रही थी? स्टिल वो स्टूडेंट्स जिनके पास अगर बुक नहीं है किसी फॉर्मेट में तो चैनल के ऊपर आपके अपलोड्स में सारी चीज़ें मौजूद हैं टीम्स पे। ठीक है, तो वहाँ से जाकर कर सकते हैं। ये लेक्चर मैं रिकॉर्डिंग तो अपलोड कर दूंगी लेकिन इसकी स्लाइड्स नहीं अपलोड होंगी, और वैसे स्लाइड में ज़्यादा कुछ है नहीं, बुक से हमने इसको कवर किया है, तो वहाँ से आपने इसको पढ़ लेना है। ठीक है, ये फाइल्स के अंदर जो है वो आपके पास, सॉरी, फ्लूइड मैकेनिक्स के चैनल के अंदर है। मीटिंग्स हम जनरल पे कर रहे थे लेकिन फाइल्स आपकी सारी जो है ना वो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो चैनल है इसके अंदर मौजूद है। इसको प्लीज़ देख लीजिएगा, अगर आप जनरल पे जाके देखेंगे तो वहाँ आपको नहीं मिलेगी, जनरल्स के अंदर फाइल्स नहीं है मौजूद। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आपके पास जो फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम का चैनल बना हुआ है इसके अंदर आप फाइल्स में जाएंगे ना तो यहाँ पर देखें आपके पास बुक्स, लेक्चर्स, असाइनमेंट्स, लेक्चर वीडियोस, ये सारे इंडिविजुअल जो है ना वो फोल्डर्स बने हुए हैं जिसके अंदर रिक्वायर्ड आपको डाटा मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल के अंदर जाकर वो टीम्स में जाकर फ्लूइड मैकेनिक्स की जो फ्लूइड मैकेनिक्स का चैनल है उसके अंदर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी सारी। ठीक है, क्लास आज का लेक्चर हम यहाँ पे ही कंप्लीट करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ कि आज के अंदर चैप्टर 5 की स्टडी की थी, बायोंसी एंड स्टेबिलिटी। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि बायोंसी क्या होती है, स्टेबिलिटी किस तरह होती है। 1, बायोंसी की टर्म्स रिलेट फ्लूइड, स्टेबिलिटी रिलेट्स विद द बॉडी दैट कॉन्टैक्ट विद द फ्लूइड। उसके अगेंस्ट में जो फ्लूइड फोर्स अप्लाई करता है वो बायोन फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, किन किन चीज़ों पे वो बेस करता है। ठीक है, इसकी हमने स्टडी की थी। इनके प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से सॉल्व आउट करते हैं
उसके प्रोसीजर को देखा था और ये प्रोसीजर बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है कि इसको आप फॉलो करेंगे तो आप काम ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और ये बुक में एज इट इज़ मौजूद भी है। इसके अंदर जो आपके पास फॉर्मूलाज या रिलेशनशिप्स गिवन है, इनको भी आपने दोबारा से रिव्यू करना है। इसके अलावा हमने आज एग्जाम्पल प्रॉब्लम 5.1 एंड 5.2 को डिस्कस किया है। यहाँ पर दोनों के सॉल्यूशंस बुक में मौजूद हैं, आप वहाँ जाकर इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट के लिए 5.3 एंड 5.4 ये एक तरह से समझ लें आप लोगों की होम लर्निंग असाइनमेंट है, इसको पढ़कर देख कर आना है। क्या इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी डेवलप हो जाएगी तो हम इनको कल दोबारा से जो पॉइंट्स इसमें या इससे पहले वाले दोनों में, यानी फ्रॉम एग्जाम्पल प्रॉब्लम 5.1 टू 5.4, अगर आप लोगों को जो भी इसके अंदर इश्यूज हों वो हम कल डिस्कस कर लेंगे, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आप लोगों को कल डिस्कस कर सकूँ इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे हम जाकर अभी क्लास को एंड करते हैं। अटेंडेंस में आप लोगों की डाउनलोड कर लेती हूँ और मज़ीद भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप बता सकते हैं कि इस चैनल पर नेक्स्ट कल की भी क्लास होगी। उसके बाद से तो बच्चे क्लास है इंशाल्लाह आप लोगों की फिजिकल होंगी फिर, ठीक है। और रात तक मैं कोशिश करूँगी कि इसके वीडियो वाले फोल्डर के अंदर अपलोड करूँ, ठीक है। और कोई सवाल आज से रिलेटेड? मिस जब फिजिकल होगी तो फिर जब छुट्टियां होंगी तो ऑनलाइन तो नहीं होगी ना क्लास? फिजिकल में छुट्टियां होंगी नहीं, फिजिकल अगर रेगुलर चल रही होंगी क्लासेस तो एज पर द टाइम टेबल फॉलो होंगी। और अगर मिस वीक में 3 दिन है। हाँ 3 दिन है, लेकिन नंबर ऑफ लेक्चर्स पूरे होंगे। जैसे वीक में 3 लेक्चर्स होते हैं ना, बस ड्यूरेशन थोड़ा सा आई थिंक कम है। पहले 1 आवर की क्लास होती थी वो लेकिन 45 मिनट्स की होंगी, लेकिन उसी तरीके से होंगे 3 लेक्चर्स पर वीक होंगे आपके इंशाल्लाह, ठीक है। तो वो टाइम टेबल आप लोगों से आई थिंक शेयर हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल फिर आप लोगों की क्लास होगी। लेकिन जो कल वाली क्लास है वो ऑनलाइन है, तो जो मेरिंग स्टूडेंट्स आप उनको बता दीजिएगा कि इस वाले चैनल पर जो है वो उसको ज्वाइन कर लें मीटिंग को, ओके मिस, ठीक है बच्चे। चले, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।